चित्रकूट से भी जुड़ गए हैं लगता है। जी सर। हाँ, अच्छा है। चलिए, हम लोग आते हैं अपने कक्षा के कार्य पर, क्लास पर। कल का गैप था, यद्यपि मेरी पूरी तैयारी थी। कोई बात नहीं, हम लोग आर्ट हिस्ट्री पर चर्चा कर रहे थे पिछले दिनों में, डे बिफोर यस्टरडे। और आर्ट हिस्ट्री क्या है, उसके क्या पार्ट्स हैं, कैसे हैं, इसके संदर्भ में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। 2 पार्ट इसका हमने किया था और पहली क्लास में हम लोग इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट पर चर्चा प्रस्तुत की थी और आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय कला विकसित हुई, इतिहास क्या है और कला इतिहास क्या है, फिर भारतीय कला इतिहास क्या है उसमें, और पश्चिम की कला की बात अब हम करने जा रहे हैं। रिव्यू ऑफ आर्ट हिस्ट्री इंडियन एंड वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में, कि भारतीय और पाश्चात्य, इस पर चर्चा प्रस्तुत है। दूसरी कड़ी इसकी आज है, इसमें वेस्टर्न हिस्ट्री ऑफ आर्ट पर हम चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। इतिहास एवं कला, जो हम जानते हैं इतिहास और कला इतिहास क्या है। जैसे कि चर्चा पहले की थी हम लोगों ने कि बीती हुई कथा, कहानी, घटनाक्रमों, गतिविधियों, प्रगति, इन सब वस्तुओं को हम इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। और उसके बाद बहुत सारी शाखाएं इतिहास की होती हैं, उनमें से एक शाखा कला की है। ज्ञान की विभिन्न शाखाओं तथा धाराओं की अपनी अपनी विकास यात्रा होती है और यही कारण है उन सभी की अपनी अलग ऐतिहासिक गतिविधियों का संकलन भी होता है। अर्थात वर्तमान ज्ञान की सभी शाखाओं के इतिहास उपलब्ध हैं और इसके पठन पाठन की व्यवस्था उस विषय विशेष की अद्यतन प्रगति को बताता है। इसके अध्ययन उपरांत ही आगे की सीख, शोध और अन्वेषण आरंभ की जानी चाहिए। अर्थात जो भी ज्ञान की बातें हैं वो सभी का धरोहर, चाहे जिस तरीके का ज्ञान हो, जिस कालखंड का ज्ञान हो, जिस विकास क्रम का ज्ञान हो, मानव व मानवेतर सभी का संकलन, सभी की जानकारियों के बारे में संग्रह इकट्ठा करके रखना, वो इतिहास का कार्य है। इतिहास लेखन का कार्य भी शासकों, राजाओं, सम्राटों द्वारा चलता रहा है। लेखक लोग इसके बारे में लिखते रहे हैं, घटनाएं इकट्ठी हो जाती हैं, लिख के फिर वो एक संकलित स्वरूप में आता है। इसकी पठन पाठन की उस विषय विशेषज्ञ के लिए आज तक जारी है। कला इतिहास के अंतर्गत विभिन्न कला पक्षों का अध्ययन किया जाता है और इनमें चित्रकला, मूर्तिकला, पात्रकला, वास्तुकला, वस्त्रकला एवं शिल्प की सभी शाखाएं समाहित होती हैं। तात्पर्य यह है कि चित्र, मूर्ति, पात्र, वस्तु, ये तो हम सभी स्पष्ट रूप से जानते हैं, किंतु शिल्प के संदर्भ में हम बात करें तो जो व्यावसायिक रूप कला का पक्ष है उसको हम शिल्प के अंतर्गत ले जाते हैं, जिससे व्यवसाय हो, जिससे रोजगार हो, जो हमारे दैनंदिनी का हिस्सा होती है। जैसे काष्ठ कला, बहुत सारे काष्ठ की वस्तुएं बनती हैं और वो हमारे जीवनोपयोगी होती हैं। धातु के वस्तु हो, उपकरण हो, उपयोगी सामग्री हो, बर्तन हो, ऐसे ही मृत्तिका पात्र की बात करें हम, ऐसे दूसरी चीजों का, इन सबको हम इसके अंतर्गत रखते हैं, शिल्प के अंतर्गत। फिर चाहे वो प्रागैतिहासिक, या शास्त्रीय या आधुनिक या फिर लोक कला ही क्यों न, कला के सभी प्राप्त पक्षों वो धाराओं को इसके अंतर्गत रखा जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि अभिव्यक्ति के उन सभी माध्यम जो चित्रात्मक अथवा मूर्ति के रूप में अतीत में उपलब्ध हैं, उन्हें कला इतिहास की संज्ञा दी जा सकती है। दूसरी ओर संपूर्ण इतिहास को सहेजने तथा संवारने और संरक्षण का कार्य भी कलात्मक गतिविधियों द्वारा ही संपादित होता रहा है। ऐतिहासिक घटनाओं तथा विकास यात्रा को अभिव्यक्त करने का कार्य भी कलात्मक सामग्रियों के द्वारा ही किया जाता रहा है। इतिहास की ये सभी वस्तुएं, यदि हम इतिहास के पीछे पलट कर देखें, उसके पन्ने में झांकने का प्रयास करें, तो हम पाते हैं कि उन सब में अतीत में जो कला और शिल्प की वस्तुएं गढ़ी गई, जिनका निर्माण हुआ, सृजन हुआ, वही उन इतिहास के बारे में बताता है। किंतु उन इतिहास को बनाने वाली, बताने वाली
विषयों कला के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें चाहे मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त मूर्तियों से उस समय के बारे में ज्ञात होता हो, या विभिन्न कालखंड की मूर्ति और शिल्प अथवा चित्रों के बारे में हमें बताया जाता है कि यह उस समय की है और उस समय ये व्यवस्था थी, ये सामाजिक परिदृश्य था, ऐसा पहनावा था, ऐसे सोच विचार थे। ये सभी कलात्मक गतिविधियां अपने में इतिहास को समेटकर, सहेजकर और भाव के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो इतिहास के जितना महत्व है, उस इतिहास को बनाने में कला का उतना ही महत्व है, कला पक्षों का उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम पश्चिम कला की बात करते हैं। पश्चिम की कला निरंतर किंतु बाधित रूप से प्रवाहमान दिखती है। जब हम पश्चिम की बात करते हैं तो इनमें यूरोप के साथ अफ्रीका का, अरेबियन देशों की कला को भी अध्ययन करते हैं। किंतु यहाँ पश्चिम अर्थात पश्चिमी देशों, जिनमें कला के परिप्रेक्ष्य में मुख्य रूप से यूरोपीय भूभाग में विकसित होने वाली चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला व अन्य कलात्मक गतिविधियों का इतिहास संकलित है, उसी का अध्ययन पश्चिम की कला के अंतर्गत करते हैं। उनमें भी मुख्य रूप से मिस्र, ग्रीक, इटली आदि महत्वपूर्ण स्थल रहे हैं। कला की बात हम जब भी करते हैं, पश्चिम का क्या, आखिर पश्चिम से क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न उठता है। तो उसका समाधान यह है, हमारे कलात्मक पक्ष में जब भी हम बात करते हैं तो हमसे पश्चिम अर्थात पूरा ग्लोब, पृथ्वी गोल है, सब एक दूसरे के पश्चिम है, किंतु उसके बावजूद हम पश्चिम की कला कहते हैं, पूर्व की कला भी कहते हैं, अर्थात हम अपने स्वयं को बीच में रख लेते हैं। पूर्व की कला के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा ओरिएंटल आर्ट, जिसके अंतर्गत चीन, जापान वगैरह की कलाओं को हम इसमें समाहित करते हैं, और उसकी कला के साथ साथ हम स्वयं को भी मूल रूप से पूर्व का ही मानते हैं। यदि भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा की बात करें तो हम अपनी कला को बीच का मान लेते हैं, और पश्चिम देशों के तात्पर्य हम मूल रूप से पश्चिम हमसे तो अफ्रीका, एशिया के बहुत सारे देश, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका सारे ही हैं, किंतु हम मूल रूप से यूरोप की कला और उसमें भी इटालियन आर्ट को या ग्रीस की कला या इन सभी से सम्मिलित मिली-जुली स्वरूप का अध्ययन करते हैं। पश्चिम की कला इतिहास एक लंबा इतिहास है, भारत के इतिहास के कंटेम्परेरी है या उससे प्राचीन भी कुछ सभ्यताएं मिलती हैं, और वहां भी जैसे प्रागैतिहासिक कालीन कला हमारे यहाँ गुफाओं में ली है, भारतवर्ष में विभिन्न गुफाओं में, जिसका अध्ययन हमने पिछली क्लास में की थी। उसी तरह से पश्चिम में बहुत सारे गुफा चित्रों को देखते हैं हम। बहुत सारे गुफा शैल चित्रों के लिए आज भी वहाँ विख्यात हैं, आज भी वह दर्शनीय है। वहाँ कला विशेषज्ञ और आम लोग भी इस कला को देखने, समझने, परखने जाया करते हैं। यूरोपियन प्रागैतिहासिक कालीन कला के अंतर्गत, अर्थात प्रागैतिहासिक से हम समझ रहे हैं पाषाण कालीन कला, जब मानव असभ्यता या पशुओं जैसा ही था। उन्होंने अपना आवास नहीं बनाया था, उनका परिवार नहीं बना था, कबीला, घर, समाज नहीं बना था। उससे पूर्व की कथा को हम इसके अंतर्गत रखते हैं प्रागैतिहासिक कालीन कला। तो पश्चिम की बात जब भी हम कर रहे हैं तो वहाँ की कुछ गुफाएं प्रमुख हैं। अल्टामीरा, फोंडिगाम, ट्राइफेर्स, लास्कास आदि महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय गुफाएं हैं, जिनकी तुलना हम अपने यहाँ के आदमगढ़ या मिर्जापुर या भीमबेटका आदि गुफाओं के समकक्ष मानते हैं। अर्थात मानव पृथ्वी पर हर जगह था, किंतु सबकी अवस्था वही थी, कोई विकसित रूप में नहीं था, सभी पशुवत ही थे, एक प्राणी के रूप में थे और पशु के साथ ही जीवन यापन उनका रहता था। उन्हीं के भांति भोजन किया और विश्राम किया, और दूसरा काम उनके पास था ही नहीं। अल्टामीरा की गुफा की बात हम करते हैं। स्पेनिश सभ्यता की बात करते हैं तो स्पेनिश सभ्यता भी काफी प्राचीन है। ये मिस्र, इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करें या दूसरे, हम उस पर और आगे, तो अल्टामीरा के साथ हम यहाँ स्पेन में अल्टामीरा नामक गुफा स्थित है। यह पूर्व पुरातन काल के हैं, जिनमें पुरुषों के हाथों तथा जंगली जानवरों के चित्र बनाए गए हैं। यह गुफा पूर्व पुरातन अर्थात जो भी प्रागैतिहासिक काल के 3 चरणों में बांटते हैं, उनमें प्रथम चरण के और उससे पहले के माने जाते हैं। अर्थात अत्यधिक प्राचीन, अत्यंत प्राचीन, सर्वाधिक प्राचीन गुफा के रूप में अल्टामीरा गुफा सामने आता है। इनमें खास बात यह है कि
जो आकृतियां चित्र बने हैं उनमें पुरुषों के साथ अर्थात मानव आकृतियों के साथ पंजे हाथ के बने हैं और जंगली जानवरों का चित्रांकन हुआ है जो हम इस चित्र में देख रहे हैं। इसमें पंजे हाथ के थप्पे का प्रयोग हम सभी देखते हैं कि हमारे यहाँ लोक संस्कृति का, लोक चित्र का एक बड़ा आधार है हाथ के थप्पे का। चाहे वो कोई दीपावली का उत्सव हो तो उस समय अपने घरों के दीवारों पे, दरवाजे पे, पूज्य स्थल पे हाथ चावल को पीस के हाथ के थप्पा लगाते हैं। ऐसे और भी कई काम हाथ के पंजे का होता है। तो आप समझ लीजिए वह परंपरा जो आज से हजारों हजार साल पहले थी, वो तो उसका उद्देश्य नहीं था, लेकिन हम उसको आज भी कैरी कर रहे हैं। तो उस प्रागैतिहासिक कालीन कला से हम देखें तो लोक कला हमारी डेवलप होती चली गई है और उसके साथ जानवरों का चित्रण यहाँ मिला है। जब खोज उपरांत इसे सामने लाया गया है तो विद्वानों का मत था कि यह उस समय मनुष्य और जानवर के द्वारा कॉम्बिनेशन जो चित्र है ये संभव नहीं कि उस काल का हो। अर्थात इस पर बहुत विवाद छिड़ा, बहस छिड़ी और यह बहुत सारे विद्वान इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे कि यह इतनी प्राचीन होगी, अर्थात इसमें कुछ मैनिपुलेट किया गया हो, ये धारणा उस समय बनी थी। किंतु अल्टामिरा गुफा प्राचीन है और अत्यधिक प्राचीन गुफा में से एक मानी जाती है यूरोपियन कला इतिहास के संदर्भ में। उसी श्रेणी में एक और गुफा है। हमें से अधिकांश ने अपनी ग्रेजुएशन लेवल में या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में इन गुफाओं के बारे में पढ़ा ही होगा, किंतु हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। एक पुनः दृष्टिपात या विहंगम दृष्टिपात इस पर किया जा रहा है। फोंट डी गाम प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के लिए विख्यात यह गुफा दक्षिण पश्चिम फ्रांस में स्थित है। इनमें शैल चित्रों के साथ उत्कीर्णित आकृतियां भी प्राप्त होती हैं। इन पुरातात्विक स्थलों में लगभग 200 चित्रों की खोज की गई। इसे 1979 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है। अर्थात यह फ्रांस हम जानते हैं कि इटली, फ्रांस, स्पेन, मिस्र ये सब बहुत पॉपुलर हैं कलात्मक गतिविधियों के लिए। फ्रांस में हम देखें पेरिस बहुत बड़ा कला स्थल है, कला का केंद्र है। वैसे ही ये उसके दक्षिण पश्चिम में प्राप्त होती है ये गुफाएं। इन गुफाओं का पुरातात्विक महत्व है। पुरातात्विक मतलब इसमें ऐतिहासिक और बिल्डिंग्स का भी स्ट्रक्चर मिलता है। गुफाओं में कुछ आर्किटेक्चर प्रभाव भी देखते हैं। साथ ही 2 प्रकार की चित्रों की यहाँ रचना दिखती है। पहली तो सामान्य रूप से चित्र बने हुए हैं वो, दूसरा एक शब्द उत्कीर्णित आकृतियां। उत्कीर्णित जिसे हम कहते हैं पत्थर पे थोड़ा कुरेद के आकृति बनाना, फिर उनको रंग भरना, या रंग तो बाद में चले भी जाएंगे, किंतु वह निशान उकेरी हुई, कुरेदी हुई रह जाती है, तो उसकी आयु और बढ़ जाती है। ऐसे 200 चित्र मिले। और हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में बहुत सारे पुरातात्विक स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। अर्थात इसका संरक्षण यूनेस्को करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ये अंग है और वह इसका देखरेख और उसके रखरखाव की बात उन्हीं के द्वारा होती है। ये 1979 में फोंट डी गाम को विश्व धरोहर का हिस्सा बनाया गया। इसी तरह से एक और गुफा वहां मिलती है जिसे हम लॉस्कॉक्स भी कहते हैं, लॉस्को भी कहते हैं शॉर्ट में। यह भी दक्षिणी फ्रांस में मॉन्टिग्रेक गांव में स्थित है। गांव की बात करते हैं तो हमने देखा सारी गुफाएं गांव में ही पाई जा रही हैं मोटा मोटी। कोई ऐसा नहीं जो शहर, अर्थात वह गांव कालांतर में और समृद्ध हुआ होगा और विकसित होकर शहर का रूप लिया होगा, फिर धरातल पर परिवर्तन हुआ होगा भौगोलिक, और वह गांव दब के खत्म हो गया। किंतु ये गुफाएं, ये आकृतियां कुछ रह गई। जो आज वो गांव दिख रहे हैं, खंडहर दिख रहे हैं, किसी जमाने में एक फलता फूलता कस्बा, शहर या कबीला का मुख्य सेंटर रहा होगा। तो ऐसे ही दक्षिण फ्रांस में लॉस्कॉक्स की गुफाएं मिलती हैं। यहाँ गुफाओं का एक जाल सा फैला हुआ, अर्थात बहुत बड़ी एरिया में जाल जैसा फैला हुआ है। बहुत सारी गुफाएं हैं, अनेक छोटी छोटी गुफाएं हैं जिसमें 600 से अधिक शैल चित्र दीवारों तथा छतों पर चित्रित है। 600 काफी बड़ी संख्या होती है और इतने चित्रों को हम वहां के दीवार अथवा छतों पर चित्रित देखते हैं। हम दीवार के संग 2 ही मुख्य होते हैं। फर्श पे उस समय चित्रकारी नहीं होती थी, फर्श पे संभव नहीं था बचाना, रखना, संग्रहित करना, किंतु छतों की दीवारों पे वे रह गए और छतों व दीवारों पर, और इन 2 चीजों पर
चित्रों की परंपरा हम देखते हैं कि उस समय से जो शुरू हुई, वो आज भी चलती चली आ रही है। आज भी छतों में हम आगे देखेंगे यूरोपियन शैली के बहुत सारे खंडों में, बहुत सारे हिस्से भागों में कि छतों पे कितनी सारी चित्रकारी की गई है और दीवारों पर भित्ति चित्र परंपरा तो अद्यतन जारी है। इन आकृतियों को आप देखकर महसूस कर सकते हैं कि कितनी विशाल और कितनी बृहद ज्ञान कोश को अपने में इन्होंने समेट कर रखा हुआ है। जब प्रागैतिहासिक काल की बात कर लेते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जब इतिहास की बात करते हैं, इतिहास लेखन आरंभ हो जाती है या घटना चक्रों, प्रगति विकास की बातें संग्रहित होने लगती हैं, कलात्मकता ही नहीं, अन्य पक्षों के माध्यम से भी, अन्य स्वरूपों में भी, तब सभ्यता डेवलप हो जाती है और मानव विकसित होकर एक सभ्य बन जाता है। तो उस सभ्य समाज में, ये आज की सभ्य समाज से अत्यंत ही दुर्लभ और था, किंतु उस समय का उस समय विकसित रहा होगा किसी कालखंड में, आज वो परिवर्तित हो गया है। हम प्रारंभिक सभ्यता के अंतर्गत, पश्चिम की प्रारंभिक सभ्यता के अंतर्गत खास करके मिस्र, मैसेनिया, ग्रीस आदि को शास्त्रीय कला के रूप में जानते हैं। इसमें क्रीट भी आता है और दूसरे क्षेत्रों की कलाएं भी समाहित हैं। मूल रूप से हम मिस्र की बात करते हैं। मिस्री सभ्यता, इजिप्शियन सिविलाइजेशन अत्यंत ही प्राचीन है, बहुत ही प्राचीन इस सभ्यता को माना जाता है और हम इस सभ्यता को अनुकरण करते हुए आगे कई सभ्यताएं डेवलप हुई। इसका अध्ययन सभ्यताओं का इतिहास जानने के लिए आज भी जारी है। नील नदी के निचले हिस्से में बसा यह पूर्वी उत्तरी अफ्रीका का प्राचीन सभ्यता थी, जो मानव सभ्यता के इतिहास के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह आज मिस्र के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता के विकास का काल 3500 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। वहां के कैरो शासकों द्वारा निर्मित पिरामिड आज भी विश्व के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। इन पिरामिडों में चित्र तथा मूर्तियों का निर्माण वास्तुकला के साथ अद्भुत नमूने को प्रस्तुत करता है। हम जानते हैं कि वहां के शासकों को कैरो कहा जाता था और पिरामिड, जो दुनिया के 7 आश्चर्यजनक की बात करते हैं मॉन्यूमेंट्स में, उनमें ये पिरामिड भी महत्वपूर्ण है और मिस्र के, इजिप्ट के पिरामिड को दूर दूर से लोग देखने आते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं उस समय इतनी विशाल आकृति, त्रिभुजाकार बिल्डिंग्स कैसे बन रही थी। इन बिल्डिंग को हमको देख सकते हैं, इन बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जा रहा था, भारी भरकम विशाल बिल्डिंग, और इसके अंतर्गत कलात्मकता तो प्रदर्शित होती थी, मूर्ति शिल्प या वास्तुका तो इसमें था ही। इसमें राजा के साथ, मतलब जीवित या प्राण के साथ उनके दास दासियों को इसमें दफना दिया जाता था। बहुत विशाल होता था, बंद कर दिया जाता था, धीरे धीरे वो लोग मरते थे, ऐसा नहीं कि एक साथ मर जाते थे। वो भी घर द्वार से जैसा बना था, बहुत बड़ा हॉल, और इसमें ममीज रखे जाते थे शासकों को। उस मम्मी को हम देखते हैं कि वो डेड बॉडी आज भी कई संग्रहालय में संग्रहित है। मैंने उस दिन भी चर्चा की थी, लखनऊ में एक डेड बॉडीज है म्यूजियम में, हम उसे देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डेड बॉडीज पर आज भी अन्वेषण कार्य चल रहा है। ये पिरामिड्स हैं, साथ में ये आकृति, इन आकृतियों को स्टोन में जो बनी हुई है, हम देख सकते हैं कितना सुंदर है और फिगर कितनी लंबी है, स्टोन से बनी हुई है। इसके बैठने के पोजीशंस देखते थे, दाढ़ी का स्टाइल देखिए, बालों के स्टाइल्स देखें हम, ये कुछ यूनिकनेस है मिस्री सभ्यता का। और ये दाढ़ी हम देखें तो कुछ समुदाय में आज भी यह प्रचलन में दिखता है हमें। तो ये सारी सभ्यताएं जो उस समय थी, वो किसी न किसी रूप में हमें आज भी दिखती हैं। उसका प्रतीकात्मक स्वरूप ही क्यों न हो, किंतु वह आज भी सस्टेन करती हैं। गतिविधियां या स्वरूप या प्रारूप, उसका फॉर्मेट उसका अवश्य बदल सा गया है। तो इजिप्ट के बाद हम चलते हैं ग्रीस, जिसे हम ग्रीक शब्द से भी संबोधित करते हैं और यूनान भी कहते हैं। पश्चिमी कला इतिहास में ग्रीक अथवा यूनान या ग्रीस की कला को पश्चिमी शास्त्रीय कला के जनक के रूप में जाना जाता है। जैसे भारतवर्ष में हम शास्त्रीय कला के संदर्भ में या स्वर्ण युग की बात करते हैं, गुप्ता काल को, गुप्ता पीरियड्स को, उसी तरह से पश्चिमी सभ्यता में या यूरोपियन कला के अंतर्गत न केवल कला, साहित्य, संस्कृति, संगीत और सभी क्षेत्रों के लिए बात करें तो यूनानी सभ्यता एक क्लासिकल आर्ट या क्लासिकल पीरियड था, शास्त्रीय अवधि माना जाता है उन्हें।
ये शास्त्रीय कला वहाँ डेवलप हुई और उसी को शास्त्र सम्मत माना गया आगे चलकर भी। यद्यपि यह कला भी ईसाई धर्म के लिए ही सृजित होती थी, किंतु इस शैली में सरलता, नैसर्गिकता, मौलिकता के साथ भावाभिव्यक्ति को सहज ही देखा जा सकता है। ग्रीक कला की मूर्ति शिल्प भी काफी सराही जाती रही है। यूरोपीय कला विकास में ग्रीक आर्ट का एक महत्वपूर्ण और अद्वितीय स्थान रहा है। यूरोप की कला में ग्रीक आर्ट, बिना ग्रीक का यूरोपियन आर्ट अधूरी है और उसका विकास ही संभव नहीं था यदि ग्रीक की कला नहीं होती तो। हम बहुत सारे, जैसे हमारे बुद्ध हैं वैसे उनके यहाँ स्कल्पचर्स में मूर्तियां आप देख सकते हैं। बहुत सारे स्कल्पचर्स देवी देवताओं को समर्पित, यद्यपि उनका क्रिश्चियनिटी पे ही आधारित थी ये कलाकृतियां और मूल उद्देश्य उनका वही था। तो भारत में भी देखते हैं तो मूर्तियों का सृजन मूल रूप से पूजा आराधना के लिए ही हुई है। खासकर दक्षिण की मूर्तियों को देखें तो सारे ही उसी में, कांस्य या मेटल में या ब्लैक स्टोन्स में जो भी मिलते हैं, अर्थात ग्रेनाइट्स में, वो सब पूजा पाठ के उद्देश्य उनका था। मेटल की बड़ी बड़ी मूर्तियां, ये सब पूजा पाठ कर। तो ऐसे ही अपनी जो धर्म जहां प्रचलित थी उसके अंतर्गत इन चीजों का निर्माण होता था। तो ग्रीकन आर्ट के अंतर्गत ग्रीकन आर्किटेक्चर भी महत्वपूर्ण रहा है। ग्रीकन, ये एक पॉट का है हिस्सा, आप देख सकते हैं कि उस समय की बनी हुई है, कितना आकर्षक है, कितना मेहनत किया होगा, पक्षी को मैं दिया गया उस पर। इसके बाद हम आगे चलते हैं और 5वीं कड़ी में इस लेक्चर के हम आते हैं मध्यकालीन यूरोपियन कला। अर्थात मध्यकाल में जो यूरोप की कला विकसित हुई वह कौन कौन सी कलात्मक गतिविधियां थी, कौन कौन सी शैली थी, कौन कौन से स्थल पर विकसित हुई। हमने सबने पढ़ा होगा मध्य यूरोपियन कला के इतिहास, और हम देखते हैं कि बहुत सारे कला, ये हम एक थोड़ा सा प्रयास किए कि थोड़े से स्टेप बाय स्टेप चले। बहुत सारे विषयों को हम इसमें समाहित नहीं कर सकते, किंतु एक ब्रीफ, एक हिंट्स के रूप में आपके समक्ष ये सारी चीजें हैं कि ये प्रोमिनेंट हैं, ये वहाँ की संस्कृति और सभ्यता को एक नई दिशा दे रही हैं। इन शैलियों ने दी है, समाज को एक नई दिशा दिखाई है, कला जगत को एक दिशा दिखाती रही है, और उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए विकास के चरम पर आज आधुनिक कला या समकालीन कला ये या सृजनात्मक कला के रूप में पहुंचती है। तो इस कालखंड के इतिहास का भी अध्ययन आवश्यक है। जैसे भारत में मध्यकालीन का इतिहास है, वैसे ही पश्चिम में हम यूरोपियन कला का मध्यकालीन इतिहास को भी समझने का प्रयास करते हैं। पश्चिम में यूरोप सबसे ज्यादा विकसित रहा है। हम जानते हैं कि यूरोप से ही बहुत सारे देश डेवलप हुए हैं, खास करके ब्रिटिश साम्राज्य से ही बहुत सारे देश डेवलप हुए हैं। अमेरिका का भी बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, या अन्य दूसरे राष्ट्रों का, तो वो सभी यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा ही विकसित किए गए हैं। तो हम आते हैं इसमें कुछ शैली के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहले आरंभ करते हैं ईसाई कला, जो क्रिश्चियन आर्ट के रूप में जाना जाता है। नाम से ही क्रिश्चियन अर्थात धर्म आधारित कला शैली, इसका नाम ही है। तो ईसाई कला के अंतर्गत ईसाई कला एक पवित्र कला शैली रही, अर्थात इस कला शैली को पवित्रता के साथ देखा जाता है, क्योंकि इसका संबंध सद्य या प्रत्यक्षता धर्म से रहा है। धार्मिक कृत्यों को, धार्मिक विषय वस्तुओं को धार्मिक उद्देश्य से जागृति पैदा करने के लिए या लोगों को आकर्षित करने के लिए ऐसी कला का निर्माण सृजन हमेशा होता रहा है। हर संप्रदाय धर्म में आप ऐसी प्रयास देखे जा सकते हैं। जैसे हम अजंता को मानते हैं कि बौद्ध कला के प्रचार प्रसार का वह केंद्र था, ऐसे ही एलोरा भगवान शिव पर आधारित हिंदू कला के लिए, हिंदू धर्म के लिए उनका प्रचार प्रसार का केंद्र रहा। ठीक वैसे ही ईसाई कला स्वाभाविक प्रवृत्ति के रूप में डेवलप हुई और इस कला को एक पवित्र शैली के रूप में स्थान मिलता है। इसके माध्यम से ईसाई धर्मावलंबियों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य संपादित किया था। कला के इस शैली का इतिहास अत्यंत प्राचीन रहा है और इनमें प्रभु ईसा तथा इनसे संदर्भित विषयों को गिरजाघरों की दीवारों तथा छतों पर धार्मिक आस्था को बढ़ाने के लिए चित्रित किया जाता था। इसमें विषयों की कल्पना तथा प्रतीकात्मकता को भी प्रचुरता के साथ देखा जा सकता है। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि यह कला शैली विषय वस्तुओं को वास्तविकता से परे अधिक बढ़ा चढ़ाकर भी प्रस्तुत कर रही है। अर्थात इनकी कला धर्म पर आधारित थी, ये स्वभावतः स्पष्ट हो जाता है, किंतु इन कलाओं में कल्पनाशीलता थी।
गिरजाघर या चर्च की बात करते हैं तो एक पवित्र स्थल स्वभावतः है, और उन पवित्र स्थल में पवित्रता के साथ ही आकृतियों का सृजन, निर्माण और अंकन होता रहा है। तो ये ईशा या उनसे संदर्भित उनके कथाओं पर, उनके लोक गाथाओं पर, उनके पौराणिक विषयों को लेकर इन चित्रों का निर्माण सृजन हुआ है, और वह छत और दीवालों पर हुआ है, जैसा कि सभी जगह सामान्यतः इन छत और दीवालों का चित्रों के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। कल्पना इनकी कला में दिखती है, अर्थात धार्मिक विषय वस्तुओं को बताने के लिए कल्पनाशीलता आवश्यक है। काल्पनिक विषयों और प्रतीकों को दिखाकर ही लोगों को आकृष्ट किया जा सकता है, और लोगों का ध्यान उस ओर बढ़े, ऐसे कुछ गतिविधियों को उसमें डालना, लोगों का विश्वास और आस्था डेवलप हो, विकसित हो धर्म के प्रति उनका अटूट विश्वास बढ़े। इन सब को लेकर के चित्रों का सृजन ऐसा किया जाए, ऐसी कल्पनाशीलता उसमें डाली जाए, ऐसी वस्तुओं को डाला जाए जो वह कहीं भटक ना सके या भ्रमित होकर इस ओर आ सके। ये दोनों ही उसमें शब्द इस्तेमाल हुए हैं, और भ्रमित होने के कारण ही ये सेंटेंस यहाँ पे आ रहा, अधिक बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करने का कार्य किया है, अर्थात उन चीजों को झूठ दिखाना या बढ़ा चढ़ाकर, अर्थात झूठ ही हुआ, वास्तविकता से परे हुई बातें क्यों दिखाना, तो लोगों को इस ओर आकर्षित किया जा सके। इसलिए कुछ तटस्थ विद्वान या समीक्षक इसको गलत मानते थे, इसे उचित नहीं ठहराते थे। साथ ही कुछ धार्मिक छवि चित्रों पर भी आपत्ति रही है। इन विद्वानों का, इन समालोचना का कुछ जो चित्र बनते थे धर्म से आधारित, उनमें उनका कहना था ऐसी चीजें को समाहित नहीं की जानी चाहिए जो उस समय प्रचलन में थी। तो ये सब चीजें, वाद विवाद, आलोचना, ये सभी होती हैं। कोई भी क्रियात्मक कार्य, सृजनात्मक कार्य होता है तो उनके साथ ये जुड़ी रहती हैं। तो ये इस प्रकार से ईसाई कलाएं देखते हैं। हम इनमें आकृतियों को देखें तो बहुत शेडेड नहीं है, सिंगल टोन से हैं, लाइन ड्राइंग से हैं, ऐसी कुछ कलाकृतियां इसमें 2 सैंपल के रूप में रखे हैं। आप इसको देख के अवलोकन कर सकते हैं, और दूसरे कला से इसकी भिन्नता भी स्थापित की जा सकती है। इसके आगे रोमनेस्क आर्ट डेवलप होती है। रोम से थोड़ा प्रभावित यह कला शैली रही है। रोमन सिविलाइजेशन भी काफी प्राचीन रहा है, किंतु रोमनेस्क का मतलब तात्पर्य पूर्णतः रोम नहीं है। यूरोपियन कला जगत में 1000 से लेकर 12वीं सदी मध्य गोथिक शैली के विकसित होने तक, अर्थात इसके बाद हम गोथिक में जाते हैं, तो यहाँ पे रोमन शैली डेवलप होती है, और रोमनेस्क का कला फलता फूलता रहा है। 19वीं सदी के इतिहासकारों के अनुसार इस कला शैली का प्रयोग भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही किया गया था। यह रोमन सभ्यता का परिमार्जित रूप है, अर्थात रोमन कला शिल्पों का इस पर प्रभाव देखा जा सकता है। मेहराब का प्रयोग रोमन कला का ही परिणाम है, जबकि इसके चित्रों पर बाइजेंटाइन कला का प्रभाव भी देखा जा सकता है। विद्वानों का मानना है कि इनमें जो चित्र हैं, ये खास करके मेहराब या ये चीजें, ये रोमन आर्ट से लिया गया है। रोमन की ऐसी चीज थी, लेकिन बाद में रोमनेस एक कला शैली डेवलप हुई। ये कुछ मेहराब, ये चित्र आप देख सकते, बिल्डिंग कैसे बनते थे। ये बिल्डिंग नीचे से तो गोल जा रहे हैं, ऊपर डोम बना के नुकीला थोड़ा बनाया गया है। आगे हम देखेंगे सीधे नीचे से ही एकदम से शंकुआकार ऊपर तक चली जाती है, लंबी पतली बिल्डिंग्स, जो आगे हमें दूसरे गोथिक में या दूसरे में हमको दिख रहे हैं। ये एक शैली डेवलप हुई रोमनेस्क आर्ट के रूप में। इसका इतिहास हम देखें लगभग 1000 से 12वीं सदी तक, अर्थात 200 वर्षों का इतिहास इसका रहा है, समृद्धशाली इतिहास, जो रोमनेस्क आर्ट का एक कालखंड माना जाता है। इसके बाद गोथिक आर्ट बहुत ही पॉपुलर आर्ट हुआ है, और गोथिक में ज्यादातर हम देखें तो आर्किटेक्चर का प्रभाव रहा है। आर्किटेक्चर, वास्तुकला का विकास विभिन्न रूपों में, विभिन्न आधार पर गोथिक के कला शैली में या गोथिक पीरियड में माना जाता है। गोथिक कला मध्ययुगीन वास्तुकला शैली मानी जाती है, जिसका जन्म 12वीं सदी के मध्य में फ्रांस में हुआ था। हम देखें कि यदि रोमनेस्क आर्ट 12वीं सदी में समाप्त होती है, लगभग चलती है, ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि कोई 1200 ईस्वी में समाप्त हो गई या 1300 ईस्वी 1 में समाप्त हुई, ऐसा तो कोई होता नहीं है। एक संक्रमण अवस्था आता है, जो कुछ दिन ये शैली चलती रहती है, कुछ दिन दूसरी चलती है, वो पता भी नहीं चलता है, और पहली वाली शैली समाप्त हो जाती है और दूसरी शैली नई उस पर आगे बढ़ती चली जाती है।
तो ऐसा कोई पर्टिकुलर तिथि या ईयर या वर्ष तो हम नहीं कह सकते, इसलिए अनुमानतः ये सदी की बात करते हैं। कभी-कभी हम पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की भी बात करते हैं और कभी दशकों की बात कर लेते हैं, 80 के दशक, 90 के दशक, ऐसी बात भी करते हैं। तो मध्य फ्रांस में इसकी भी स्थापना होती है, इस कला शैली की वास्तुकला के रूप में मूलतः। यह शैली रोमनेस्क कला के से उद्भूत मानी जाती है, अर्थात उसी रोमनेस्क कला में जो चीजें थी उनमें परिवर्तन आना शुरू हो गया और एक नई शैली विकसित हो गई। उनमें जब कलाकारों को मूलतः वास्तुकला की ये चीज है, तो वास्तुकारों और मूर्तिकला भी काफी हुई गोथिक शैली में, तो उन्हें लगा कि ये चीजें कुछ ठीक नहीं जम रही है, तो परिवर्तन आना शुरू हो जाता। हम सभी इवन एक घर कोई बना रहा होता तो काम करते करते ही लगता कि ये यहाँ सही नहीं हो रहा है, चलो भाई इसको बदल देते हैं। कोई सलाहकार सलाह भी दे जाता है तो भी हमें लगता है ये सही कह रहे हैं, इनको इसमें स्थान दे देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा कर लेते हैं। तो यह तो संपूर्ण राष्ट्र की बात होती है और शैली हम देखते हैं कि साम्राज्य से या धर्म से प्रेरित होती रही, नियंत्रित होती रही, उन्हीं के मार्गदर्शन में चलती रही है। यह शैली रोमनेस्क कला से उद्भूत मानी जाती है। यह शैली संपूर्ण यूरोप में विस्तृत हुई। एक और खास बात यह थी कि गोथिक स्टाइल या गोथिक शैली की कलाकृतियां, गोथिक शैली के महल, भवन, पैलेस, बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर्स, ये संपूर्ण यूरोप में फैल रहे हैं। ये अच्छी बात है। हम जानते हैं कि यूरोप में कला के संदर्भ में यदि यहाँ तक बात करें तो इंग्लैंड का नाम नहीं आता है, जबकि हम सभी जानते हैं कि 250 से 300 वर्षों तक उसने पूरे विश्व पर शासन किया था। कुछ राष्ट्रों को छोड़ दें तो उसके शासन में सूर्यास्त नहीं होता था, इतना बड़ा शासन क्षेत्र था उनका। लेकिन कला की बात हम जब करते हैं तो उनकी कला रिनेसा के बाद शुरू होती है, वो भी विलियम टर्नर और दूसरे जॉन कॉन्स्टेबल के द्वारा, किंतु उससे पहले इनका नाम नहीं आता। लेकिन गोथिक आर्किटेक्चर हर जगह पहुंच रही थी, ऐसा माना जाता है। संपूर्ण यूरोप में इसका क्षेत्र था, विस्तार था, किंतु वहीं पर आल्प्स पर्वत के दक्षिण में इसका विस्तार कम हुआ था। यूरोपियन हिमालय, यूरोप में हमारे यहाँ हिमालय है, वैसे ही आल्प्स पर्वत काफी प्रसिद्ध है, बहुत बड़ा पर्वत है वहां पे, और उसके साउथ क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में गोथिक का प्रचार प्रसार कम हो पाए, अर्थात वहां तक पहुंचने में देर लगी, पहुंच नहीं पाई। यह इटली की शास्त्रीय कला को भी प्रभावित नहीं कर सके, और कहना विद्वानों का कि यह इटली में जो शास्त्रीय कला चल रही थी, इटली काफी विकसित रहा है। हम आज भी देखें, जितने भी कला केंद्र हैं वो सर्वाधिक रूप से इटली सबको आकर्षित करती। विश्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृतियां इटली में संरक्षित हैं विभिन्न जगहों पर। वो एक पूरा सौंदर्यात्मक माहौल है वहां पे, वातावरण है इटली का। तो दक्षिण में इसका विस्तार तो नहीं हुआ, साथ ही इटली भी शास्त्रीय कला से विमुख नहीं। इस तरीके के कलाकार, वास्तुकार या मूर्तिकार अपनी ही कला को आगे ले जाते रहे, उन्होंने परिवर्तन नहीं स्वीकार किया और चाहा कि नहीं हमारी भाई शास्त्रीय कला सही है, और स्वाभाविक है अपनी चीज को उन्होंने बचा के रखा, वो आगे तक चलते रहे, क्योंकि उसकी जो अवधारणा थी, जो उसका जो कॉन्सेप्ट था उस शास्त्रीय कला का, वह गोथिक कला से मैच नहीं कर रहा था। इसकी वास्तु संरचना पतले, ऊंचे, नुकीले शिखर पर आधारित थी, जिसका बोलबाला 12वीं से 15वीं सदी तक पुनर्जागरण काल के आगमन तक बना रहा। देखिए कितना लंबा इसका इतिहास और बड़ा हो गया। गोथिक शैली का जो डेवलपमेंट होता है वो कितना बड़ा है, 12वीं से 15वीं सदी तक, अर्थात मोटामोटी मान ले 300 वर्षों का इतिहास इसका भी रहा। भले ही इटली ने उसको पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया या दक्षिण यूरोप में वो नहीं फैली, लेकिन संपूर्ण यूरोप में, बाकी राष्ट्रों में, बाकी देशों में इसे महत्व मिला और इसका प्रदर्शन होता चला गया। हम देखते हैं इसकी पहचान नुकीली आकृतियों वाले भवनों, शिखर लंबे लंबे, और ये इस बिल्डिंग्स में हम देख सकते हैं सभी जगह। हमें लग रहा है कि अनावश्यक ही कुछ जगहों पे लगे हैं, लेकिन ये एक आर्किटेक्चर का नमूना है। ये मांग होती है, ये डिजाइन्स देख सकते हैं स्कल्पचर्स के, ऐसे कुछ मेहराब या दूसरी चीजों पर हम उनकी कला प्रस्तुति को अभिव्यक्त होते हुए देख सकते हैं। आइए गोथिक की बात चलते हैं। अब हम एक और कला शैली जो बाइजेंटाइन परंपरा को जन्म देती है, बाइजेंटीनी आर्ट कहलाती है। इसका भी एक बड़ा इतिहास समय रहा है, और हम मानते हैं कि रिनेशा से आरंभ होने से पूर्व तक बाइजेंटाइन कला पल्लवित पुष्पित होती रही है।
बहुत अच्छा रहा है। इसमें कांच के शीशे, रंगीन शीशे, बहुत सारे पैचेज वर्क, ऐसे कई चीज़ों को इस्तेमाल करके बनाया गया है। हम देखें, यह शैली ऐसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करती है जो पूर्वी यूरोप में बाइजेंटाइन शासकों के दौरान ईसाई ग्रीकन कलात्मकता को समाहित करती है। ये अब पूर्वी यूरोप की बात करते हैं हम। पूर्वी यूरोप में हम चलते हैं तो ये सारे, वहाँ भी बाइजेंटाइनी शासक आए थे, शासन तंत्र स्थापित हुई, बाइजेंटाइन थे, और उन्हीं के नाम पर यह कला भी डेवलप हुई। यह मूलतः ईसाई ग्रीकन, ईसाई जो ग्रीक और ईसाई तो सभी जगह थे, ईसाई धर्मावलंबी ज्यादा थे, लेकिन बाइजेंटाइन थोड़ा इधर मुस्लिम क्षेत्र से टच होता था। जब पश्चिमी एशिया की बात करते हैं तो वहाँ मुस्लिम कंट्री या इस्लामिक देश ज्यादा हैं। तो एक तरीके से हम मान सकते हैं कि इनका सम्मिलित रूप है यह। बाइजेंटाइन साम्राज्य का उदय रोमन साम्राज्य के पतन के बाद ही हुआ था, अर्थात जब रोमन साम्राज्य समाप्त हो जाता है, रोम के शासकों का नियंत्रण, रोम हम सभी जानते हैं कि इटली की राजधानी है, और आज रोम को हम बहुत बड़ा विकास का क्षेत्र केंद्र मानते हैं, कला और संस्कृति का बड़ा केंद्र माना जाता है। उधर पेरिस हो या रोम हो, इधर इटली की कई शहर हैं, आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। तो ये रोमन सभ्यता या रोमन शासक के समाप्ति के उपरांत ही डेवलप हुआ था, और यह 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया के पतन तक रहा। अर्थात जो शासक थे, बाइजेंटाइनी शासक, कुस्तुनमुनिया के पतन तक स्थापित रहा, और यह कला शैली चलती रही, विकसित होती रही। इस साम्राज्य का विस्तार भूमध्य सागर तट के मुस्लिम देशों तक भी रही थी। अर्थात हम चर्चा ही कर रहे थे कि मुस्लिम या इस्लामिक राष्ट्रों का भी इसमें सम्मिलित था। ग्रीकन, रोमन और इस्लामिक देश मिलकर ये कलाकृतियों का डेवलपमेंट हुआ था। और भूमध्य सागर, मेडिटेरियन ओशन की बात करते हैं तो वहां के तट से जो लगे, समुद्री तट से जो बहुत सारे देश लगे थे छोटे छोटे, उन मुस्लिम देशों में, राष्ट्रों में भी यह कला शैली डेवलप होती हुई दिखती है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। और अब नेक्स्ट हम सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा आंदोलन कला इतिहास में यह कालखंड रहा है, जिसे हम पुनर्जागरण कालीन कला के नाम से जानते हैं। इसे रेनेसांस शैलीज भी कहते हैं, पाश्चात्य पुनर्जागरण कालीन कला। पाश्चात्य, चूंकि हम पश्चिम की बात ही कर रहे हैं इसलिए पाश्चात्य लगाया है, और इसके बाद ही भारत में पुनर्जागरण आया था। पुनर्जागरण मतलब क्या? शब्द से ही स्पष्ट है, पुनः जागना, अर्थात फिर से जगना, फिर से उठना। ऐसा नहीं कि कोई नई चीज एकदम से आसमान से आके टपक गई हो, या किसी के मन में वो चीजें आई और वो आधार लेती चली गई हो, ऐसा कतई नहीं है। जो ऑलरेडी थी धरातल पर, जो हमारे समाज में, हमारे कला जगत में उपलब्ध थी, उनको फिर से जीवित करना, जो कुछ सुषुप्त अवस्था में चली गई थी, जिसमें चेतना का अभाव हो गया था, जो अच्छी नहीं हो रही थी, गलत होती चली जा रही थी, उसी को हम ठीक करने के लिए इस नवजागरण, पुनर्जागरण या पुनरुत्थान या रिनेसेंस की आवश्यकता हुई। और यह रिनेसेंस का कालखंड बहुत ही बड़ा है, लगभग 300 वर्षों का इसका भी इतिहास है। शब्द रिनेसेंस इंग्लिश में, इसका ट्रांसलेशन यदि हम देखते हैं तो आता है कि साहित्य, संगीत, कला और संस्कृति में एक साथ परिवर्तन। ये नहीं कि हम कला की बात ही करें तो दैट मीन्स रिनेसेंस, ऐसा नहीं है। रिनेसेंस is a stand for all the types of arts and architectures, even cultures, music, dance, drama, etc., even literatures. साहित्यों की बात भी करें तो इस अवधि में इन सब में परिवर्तन हुआ है, और पॉजिटिविटी के साथ परिवर्तन, सकारात्मकता के साथ परिवर्तन, उसका स्वागत और उसका अनुसरण उसे पॉजिटिव बनाता है, और इसलिए याद किया जाता है। वो आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। मुझे लगा कि काफी समय हो गया तो ऐसे ही बोलने चल रहा हूँ। हाँ, बीच में थोड़ा कोई भी रिस्पॉन्स दे दिया। कुछ नेटवर्क इशू आ रही है लगता है। अच्छा चलिए, आ रही है, क्लियर आ रही है, क्लियर है। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, ठीक चल रहे हैं, फिर हम लोग चलते हैं। पाश्चात्य पुनर्जागरण कालीन कला में मूल रूप से यूरोपियन कला इतिहास का अध्ययन किया जाता है, और इनमें भी इटली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों का ही इस कला शैली में अवदान रहा है। कला जगत में यह आज भी तीर्थ स्थल
के रूप में मान्य है और आम जनों के साथ कलाकार तथा कलाविदों के लिए यह निरंतर और न जाने कब तक आकर्षित करता रहेगा। यह स्थल निश्चित रूप से कला तीर्थ स्थल के रूप में डेवलप हुआ है। और हम बात कर रहे थे पुनर्जागरण पाश्चात्य, किंतु और पास आ जाते हैं इटालियन पुनर्जागरण की बात हम करते हैं। अर्थात जो पुनर्जागरण की एक धूम, एक सवेरा इटली की शिद्दत से फूटती है, वह देखते देखते संपूर्ण यूरोप को आलोकित करती है। केंद्र बिंदु यद्यपि उसका इटली ही रहता है। इटली के शहर, चाहे फ्लोरेंस हो, मिलान हो, शाइना हो, रोम हो, ये सभी कला तीर्थ से कम आज भी नहीं है। वेनिस सिटी अपने आप में एक दुल्हन जैसी शहर है। ऐसे ही फ्लोरेंस को देखें। मैं अभी वहां से आए हुए कुछ चित्र मैं आगे दिखाऊंगा आप लोगों को, बहुत डायरेक्ट खींची हुई है कुछ चित्र, आपको इस कला के संदर्भ में ही है, वो मैं आपके सामने आगे दूंगा। तो यह कला तीर्थ स्थल से किसी भी हालत में कम नहीं है। हम पुनर्जागरण की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी, ये बहुत बड़ी बात होती है। आखिर परिवर्तन क्यों चाहिए, कुछ भी हमें चाहिए ना, क्यों चाहिए? तो एक लॉजिकली उसका आधार होना चाहिए और तार्किक विश्लेषण इस आधार पर हम कर सकते हैं। उसका हिंट्स के रूप में मैंने रखा है छोटे छोटे पॉइंट्स में, ताकि इसको एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि अधिकांश आप सभी ने इन विषयों को डीपली पढ़ाई की हुई है ऑलरेडी। कला में निरंतर कठोर आकृति, असंतुलित रेखाएं, रंग प्राथमिक संयोजन की उदासीनता। अर्थात इस समय कला, जो हम 13वीं सदी के आसपास की बात करते हैं या 13वीं सदी के उत्तरार्ध की ओर चलें तो 14वीं सदी से थोड़ा पहले तक, तो जो कला बाइजेंटाइनी परंपरा पर थी, वो पारंपरिक कला में जो आकृतियां कठोर हो गई थी, उनमें स्वाभाविकता के प्रति उदासीनता थी। उनकी रेखाएं कमजोर थी। रेखा सौष्ठव हमने पढ़ा होगा, वो कतई नहीं थी। रंगों के रूप में केवल प्राथमिक रंगों का ही प्रयोग किया जा रहा था। संयोजन में कोई बैलेंस नहीं था, कोई रिदम नहीं था, कोई आकृतियों में सामंजस्यता नहीं दिखती थी। इन सारी उदासीनता को खत्म करने के लिए कुछ कलाकारों ने इसका बेड़ा उठाया कि अब इसमें परिवर्तन लाना चाहिए। विषयों के रूप में मुख्यतः ईशा तथा उनके कष्टों को ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाना। एक कारण उसमें यह भी है कि तत्कालीन विषय जो थे वह ईशा और उनके आसपास ही रह गए थे। अर्थात उनमें भी उनके कष्ट को दिखाना, उनके कष्ट को बढ़ा चढ़ा कर दे। कष्ट तो एक बार ठीक है, उन्हें सूली पर लटकाया गया, उनके प्रताड़ना की गई, दे गए, इस तरह से सब कुछ सारी घटनाएं हुई। अच्छा है इसको प्रदर्शित करना, बताना, किंतु बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की जो परंपरा उग्र हुई, इस पर कुछ लोगों को ऐतराज हुआ और यह ठीक नहीं महसूस किया गया विद्वानों द्वारा, कलाकारों द्वारा, और एक परिवर्तन आरंभ हुआ। चर्च तथा पादरियों का कला सृजन में अधिक नियंत्रण का होना एक बहुत बड़ा कारण रेनेसां का यह भी था कि जो कला सृजित हो रही थी तत्कालीन समय में, उनमें मूल रूप से हमने अभी चर्चा की कि ईसाई धर्म पर आधारित बहुत सारी कलाएं, शैली डेवलप हुई। तो चर्च के पादरियों का, पुरोहित पुजारियों का ही नियंत्रण हो गया था एक तरीके से, समझे। जो कला ऐसे ही बनेंगे, कलाकृति हमें इस चर्च के लिए बननी है तो ऐसी ही बननी है, ये जो संदेश था, ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आया और बहुत लंबे समय तक ये सस्टेन नहीं करता। इसलिए भी रेनेसां की आवश्यकता हुई, पुनर्जागरण की आवश्यकता हुई। स्वाभाविकता की यथार्थ के प्रति उदासीनता का बढ़ना। स्वाभाविकता जो होती है, कलाकृतियों को स्वाभाविक रूप से सृजित होने देना। लोक कला बिल्कुल स्वाभाविक होती है, मॉडर्न आर्ट बिल्कुल स्वाभाविक है, हम इसमें नाप तोल नहीं करते, ना हम कोई पैरामीटर्स का यूज करते हैं, कोई मापन शैली नहीं होती, किंतु एक लयात्मक में स्वयं प्रस्फुटित हो कला चल पड़ती है, ऐसा लगता है। ये चीजें वहां खत्म हो गई थी। जो यथार्थ में होती थी वह बिल्कुल खत्म हो गई थी। यथार्थ से परे केवल कोरी कल्पना की विषयों को ही चित्रों का, आकृतियों का, मूर्तियों का आधार बना लिया गया था। इससे विद्वानों को ऐतराज हुआ और इनमें परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई। प्राकृतिक विषयों एवं सौंदर्य के प्रति जागरूकता का अभाव होता चला गया। जो प्राकृतिक विषय हैं वह दूर होती चली गई कला से, और इसलिए भी
इसके प्रति जागरूक होने की आवश्यकता महसूस की गई और एक कारण यह भी हुआ कि कलात्मकता में सौंदर्य तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, वह चीज खत्म हो गई, एस्थेटिक सेंस धूमिल होती सी चली गई थी, इसलिए भी पुनर्जागरण की आवश्यकता हुई। स्वतंत्र तथा मौलिक अभिव्यक्ति को प्रभाव प्रश्रय नहीं मिलना, अर्थात जो कलाकार स्वयं अभिव्यक्त करता है अपने विषयों को, वह मूल होती है, वह अपनी भावनाओं को ढंग से प्रस्तुत करता है, उसमें मौलिकता होती है। किंतु ये मौलिकता उस कालखंड में समाप्त सी हो गई थी, इस पर नियंत्रण लगा हुआ था। इन सब के विरोध में, इन सब के प्रतिरोध में एक आंदोलन की आवश्यकता हुई और पुनर्जागरण आंदोलन का श्री गणेश होता है इटली से। देखते देखते वह संपूर्ण यूरोप में फैलता है, जिसका कालखंड 300 वर्षों का होता है और इसे हम 3 महत्वपूर्ण कालखंड में मानते हैं। इसका आरंभ, पुनर्जागरण का आरंभिक दौर 13वीं सदी के उत्तरार्ध में मूर्तिकला पर दिखता है। मूर्तिकला अर्थात स्कल्पचर्स, सबसे पहले स्कल्पचर्स पे ही इसका प्रभाव पड़ता है। ये देखिए बड़ी बात है, क्यों? क्योंकि महल या बिल्डिंग ज्यादा महत्वपूर्ण होते थे, बनते थे वहां पे, और महलों की सुसज्जता में, साज सज्जा में पिलर्स हों, दरवाजे हों, खिड़की हों, पैनल्स हों, बालकनी हों, उन पर मूर्तियों को लगाने जाने की परंपरा थी, इसलिए उसमें परिवर्तन आरंभ होता है। इसके प्रचार प्रसार का आरंभ फ्लोरेंस के कलाकार सिमाबू तथा साइना नगर के कलाकार डेच्यू के कार्यों में देखा जाता है। फ्लोरेंस और साइना दोनों ही इटली के शहर हैं और इन दोनों की ही कलाओं से आरंभिक प्रभाव जो इटली का में कला परिवर्तन का दिखता है, वह इन दोनों कलाकारों के द्वारा ही आरंभ किया जाता है। ये दोनों बहुत नाम तो नहीं कमा सके, लेकिन बीजारोपण रेनेसां का इन्हीं के द्वारा माना जाता है। ये दोनों शहर जो हैं बहुत दूर नहीं थे, मात्र 60 मील की दूरी पर थे, किंतु दोनों की कलाओं में अंतर थी। आप देखें तो फ्लोरेंस के कलाकार सिमाबू में जल्दी परिवर्तन आया था। फ्लोरेंस के शहर में नई चीजों को उन्होंने पहले शुरू किया, जबकि उनसे कम से कम 25-30 साल पीछे साइना के कलाकार थे। डेच्यू की बात करें तो वह अभी भी बाइजेंटीनी परंपरा पर थे। बाइजेंटाइन शैली की जो कला विशेषता थी, उसी पर उनका विश्वास था और उसी आधार पर वह आगे चल रहे थे। यह इटली से आरंभ होती है और संपूर्ण यूरोप में फैली, और जिसने विभिन्न चरणों में आगे ख्याति अर्जित की। ये चित्र मैंने अभी हाल में ही फ्लोरेंस से चित्र आया है। मेरे बेटे गए हुए थे पूरे टूर पे, बल्कि लुव्र संग्रहालय की मैं वीडियो भी दिखाने वाला था, लेकिन किसी कारण से उसमें अपलोड नहीं हो पाया। बहुत ही अच्छा वो है, उनकी द्वारा खींची हुई तस्वीर है। वो एक सिनेमेटोग्राफर एंड फिल्म मेकर एडिटर हैं, तो मैंने सोचा ये चित्र आपको दिखाऊं। इसमें कई चित्रों का उन्होंने एक साथ लिया हुआ है। ये सभी हम जिस पर हम पढ़ाई करते हैं वो चित्र इसमें समाहित हैं। ये रेनेसां के चित्र, ये भी एक छत की चित्र है वहां पे लुव्र संग्रहालय के ऊपर। अब देखें तो ये इसमें भी चित्र है। हम पुनर्जागरण कालीन कला की बात करते हैं तो इन्हें 3 चरणों में बांटते हैं। पहला चरण 14वीं सदी की होती है, पूर्व पुनर्जागरण कालीन कला। फिर मध्य पुनर्जागरण कालीन कला जो 15वीं सदी के रूप में हमारे सामने आता है, और तीसरा उच्च पुनर्जागरण, उच्च पुनरुत्थान की कालीन कला जो 16वीं सदी की कला है। पूर्व पुनर्जागरण कालीन कला की बात, जिसे हम प्रेटो रेनेसां के रूप में भी जानते हैं, इनके मुख्य कलाकार के रूप में फ्लोरेंस नगर के सिमाबू व जियोतो का नाम आता है, साइना के डेच्यू तथा रोम की कैवेलियो। वास्तव में इन 3 स्थलों के कलाकारों ने रेनेसां या पुनर्जागरण की बीड़ा अपने कंधे पे उठाया और इस संदर्भ में प्रयास किया। प्रयास की परिणति हाई रेनेसां में हम पहुंचकर देखते हैं कितना विशाल अंतर कला सृजन में, कला सोच में, कला प्रदर्शन में आ जाता है। इन कलाकारों की उपलब्धि थी कि यह प्राचीन कला को आधुनिक विचारधारा प्रदान करना, अर्थात ये कलाकार प्राचीन परंपरागत वस्तुओं, विषयों को एकदम से छोड़ा नहीं जा सकता, एकदम से हम उसे परित्याग कर देंगे, ये संभव नहीं है। और आवश्यक भी है कि सांस्कृतिक संरक्षण भी हो, पारंपरिक विषयों को हम आगे भी कैरी कर सकें, ले जा सके, यह भी आवश्यक होता है। यह एक कलाकार की जिम्मेवारी भी होती है
और कला साधकों की आवश्यकता भी होती है, कई बार विवशता भी होती है। एकदम से परिवर्तन नहीं आ सकता था ना, इसलिए उन्होंने इनमें जो विषय वस्तु थे, उनमें परिवर्तन लाना शुरू किया। आधुनिक विचारधारा डेवलप की, उसमें विकसित की। आधुनिक मतलब कोई भी कालखंड में उस कालखंड की विषय वस्तु उनके लिए आधुनिक होती है। हमारे लिए जैसे अभी का आधुनिक है, ये 100 वर्ष बाद प्राचीन हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, उस समय कुछ और आधुनिक होगा। ऐसे हर क्षण में आधुनिक और प्राचीन वो बदलता रहता है कालखंड के आधार पर। तो क्या-क्या परिवर्तन कहाँ आया? तो सबसे पहले उन्होंने कठोर मध्ययुगीन चर्च तथा शासकों की अधीनता से कला को मुक्ति दिलाया। एक बहुत बड़ा कला आंदोलन ये हुआ कि जो उस समय मध्ययुगीन में, मध्यकाल में चर्च अथवा शासकों का एक आधिपत्य था कला पर, यह कला उनकी दास्ता में थी, उनकी चेरी थी, उनकी अधीनता में रहती थी, उससे इन्होंने इसको मुक्ति दिलाया। यह कैसे संभव होगा? यदि हमें लालच नहीं होगी, हमें धन की, पद की आवश्यकता नहीं होगी, हम दरबार में रहना छोड़ देंगे, तो हम अपनी कलाकृति सृजित कर सकते हैं। और ऐसा ही इन कलाकारों ने आरंभ किया। विरोध तो शायद ही होगा, उन्हें कई, आप आगे पढ़े होंगे कि कई आर्टिस्ट को शासकों का कोप का भाजक भी बनना पड़ा है। किंतु यदि सृजनात्मकता कार्य करनी है, कला शैली को किसी भी विषय वस्तु में नवीनता लाना है, परिवर्तन लाना है, तो हमें इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो यह एक बड़ा योगदान था उन अधीनता से कला को मुक्ति दिलाना। चित्र सृजन को प्रकृति तथा मौलिकता की राह पर लेना, अर्थात चित्र आकृतियों में जो मूल तत्व हैं, आकृति रचना में जो क्लासिकल विषय वस्तु हैं वो भी, और जो मौलिक तत्व हैं उनको समाविष्ट करके एक नई विचारधारा डेवलप करना। ऐसा नहीं कि केवल कोरी कल्पना हो, प्राकृतिक आभास ही ना हो, प्रकृति से दूर होते चले जाएं। तो इनसे बचने के लिए इन्होंने इसका भी श्री गणेश किया और नई विचारधारा, मौलिकता की राह पर लाने की कोशिश की कलाओं को। पारंपरिक शैली के कलात्मक प्रभावपूर्ण गुणों को भी उन्होंने स्वीकारा। ऐसा भी नहीं कि पारंपरिक विषयों को उन्होंने छोड़ दिया है, पारंपरिक विषयों को उन्होंने लिया है, लेकिन एक बैलेंस उसमें डेवलप किया, एक संतुलन लाया उन आकृतियों में, उन आकृतियों के गठन में रेखा सौष्ठव, रंगों का स्पंदन, विचारों की अभिव्यक्ति को मजबूत किया। इसलिए पारंपरिक कला भी नई क्या कि साज सज्जा में आकर प्रस्फुटित हो गई। इसलिए इसे एक परिवर्तन माना गया और अच्छा लगा। कला सृजन को नई दिशा प्रदान करना, इन सब के इतर सम्मिलित रूप से कला सृजन को एक न्यू डायमेंशंस, नई एरा की ओर लाना, ये बहुत बड़ी बात थी। सब मिला के देखें तो इन कलाओं को एक नया युग इसलिए कहा जाता है, इन शैली के या इस अवधि को, रेनेसां की पीरियड को। ये था पूर्व जागरण कालीन कला, जिसका कालखंड यद्यपि 100 वर्षों का है, लेकिन बहुत विकास इसमें नहीं हो पाता है। तथापि कुछ काम इसमें जरूर होता है जिस आधार पर आगे के कलाकार कार्य करते हैं। मध्यकालीन पुनर्जागरण कालीन कला, इसका कालखंड जैसे कि हम सभी जानते हैं 15वीं सदी है, 1530। इस 100 वर्षों के इतिहास में बहुत से कलाकार आए गए, बहुत से कलाकृतियों में, विचारों में, चेतना में, अभिव्यक्ति के प्रस्तुति में परिवर्तन आया और नए युग डेवलप होता चला गया। इसके मुख्य कलाकार के रूप में हम 3 नाम लेते हैं, मैसेच्चो, ब्रूनलेसी एवं डोनाटिलो। मैसेच्चो एक बहुत बड़े चित्रकार थे। आपको पता होगा कि मैसेच्चो की चित्रशाला को, उनकी चित्र जहां संग्रहित है, वहां हाई रेनेसां के कलाकार उससे सीखने के लिए जाया करते थे। हम मैसेच्चो पे आएंगे तो चर्चा करते हैं। और ब्रूनलेसी वास्तव में एक वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे, वैसे ही डोनाटिलो एक स्कल्प्टर थे, मूर्तिकार थे। इन सभी का प्रयास इस प्रकार से रहा, यह जेतो के प्रयास एवं मार्ग को आगे ले जाना। मध्ययुगीन पुनर्जागरण कालीन कला में इनका प्रयास रहा कि जेतो ने जो आरंभ किया था, शिमाबुन में जो आरंभ किया, उन सब को आगे लेकर चले, उनमें पीछे जाने की जरूरत नहीं और विकास करें कलाओं का। कला को शालीनता एवं स्वाभाविकता प्रदान करना, अर्थात कला में उच्छृंखलता ना हो, केवल दिखावापन ना हो,
एक स्वाभाविक प्रवृत्ति पर आधारित हो, यह सुनिश्चित करना इन कलाकारों ने तय किया। धार्मिक विषयों के चित्रणों में सामान्य जनों को स्थान देना, देखिए ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा परिवर्तन आता है इससे कला जगत में। अभी तक जो कलाकृतियां बन रही थी, कलाकृतियों के सब्जेक्ट, उनके गठन के पात्र केवल संभ्रांत कुलीन शासक दरबारी परिवार के ही लोग हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया, धार्मिक विषयों में केवल पादरी, चर्च और शासक यही होते थे, आम लोगों की पहुंच नहीं होती थी। किंतु उनके चित्रों में आम जन को, सामान्य जनता जो दूर गांव में रहता है, जो कृषक हैं, जो उद्यमी हैं, शिल्पकार हैं, उन सबको भी स्थान देना आरंभ किया। अर्थात कला अब सबके लिए, यह विचारधारा डेवलप हुई। आकृतियों के सृजन में वैज्ञानिकता को प्रश्रय देना एक बड़ा आंदोलन था। सभी आकृतियां विज्ञान के आधार पर बनने लगी, अर्थात वैज्ञानिक मापदंडों पर मानव आकृतियां सृजित होने लगी। 7.5 मल्टीप्लाई बाई हेड, यह प्रक्रिया आरंभ हुई। यह पहले नहीं थी। हमने बहुत सारे वैज्ञानिक शोध इस अवधि में हुए हैं, रंगों पे शोध हुए हैं, दूसरों विषयों पर शोध हुए हैं, तो वैज्ञानिक सृजनात्मकता यहाँ आरंभ होती है। आकृतियों को भारीपन के साथ चित्रित किया जाना। भारीपन का तात्पर्य क्या है? जो आकृतियां गठित की जाती थी, वह आकृतियां यदि किसी नारी की आकृतियां हैं तो वह उसका यौवन पूरा दिखे, मांसलता दिखे, शरीर दिखे। पुरुषों की आकृतियां हैं तो उसके मसल्स दिखे, उनके कंधे दिखे ढंग से। यह चीज जो था प्रोपोर्शन, वो साइंटिफिक हो, यह आवश्यक था उस कला में। और यही परिवर्तन आगे और सुगढ़ होता चला गया। यहीं से आकृतियों में निर्वस्त्र मानव आकृतियों की रचना होती है। ऐसा माना जाता है कि मैसेच्यू पहले चित्रकार थे जिन्होंने इस स्तर की मानव आकृतियों की सृजित किया निर्वस्त्र रूप में। यहाँ कला सृजन के लिए जो मापदंड हैं, जो 3 डायमेंशनल इफेक्ट है या द्विआयामी फलक पर त्रिआयामी प्रभाव डालने का प्रयास होता है, वह उसके लिए प्रकाश छाया, गहराई ऊंचाई, दूरी समीपता तथा पर्सपेक्टिव आदि का प्रयोग मापन के आधार पर, पैरामीटर्स के आधार पर एक निश्चित तरीके से किया जाना आरंभ हो गया। अर्थात ये सारे विज्ञान के विषय हैं और इसको समाहित किया जाने लगा इस अवधि के चित्रों में, कलाकृतियों के सृजन में। चित्रकला के साथ मूर्तिकला, संगीत, साहित्य एवं वास्तुकला में नव विहान आया। हमने पहले ही कहा है कि अकेले चित्रकला नहीं, मूर्ति भी परिवर्तित हुई, संगीत भी बदला, साहित्य भी बदली और वास्तुकला में भी नया सवेरा, नया विहान आया। समृद्धशाली लोगों में मुखाकृति बनाने की प्रवृत्ति, लालसा जागृत हुई। अर्थात अभी तक पोर्ट्रेट आरंभ नहीं हुआ था, मुखाकृति चित्रण नहीं बन रहा था व्यक्तियों का। मुखाकृति चित्रण बन रहे थे तो प्रभु ईशा के, उनसे संदर्भित व्यक्तियों के, उनके पौराणिक पात्रों के बन रहे थे। किंतु उस जगह पर आम लोगों की प्रविष्टि हुई। आम लोगों में अभी तो समृद्धशाली व्यक्तियों के ही पोर्ट्रेट शुरू हुए, मुखाकृति चित्रण शुरू हुए हैं। और हम बात कब की कर रहे हैं? 15वीं सदी की बात कर रहे हैं। हमने मुगल शासकों में भी पढ़ा है शबीह चित्रण, अर्थात बहुत दूर नहीं है, उसी सदी के आसपास भारत में भी मुखाकृति चित्रण आरंभ होता है। पोर्ट्रेट्स की रचना, शबीह चित्रण की रचना मुगल शासन में बहुत सारे हुए हैं। ऐसा नहीं कि राजस्थान में नहीं हुआ है, लेकिन हम मुगलों के शासन में ज्यादा मानते हैं, क्योंकि शासक अपने ही चित्र बनवाया करते थे, मारते हिरन भी नहीं थे और शेर की शिकार दिखाते थे चित्रों में। यह कलाकारों की खूबी होती थी, तो वो दिखा दिया करते थे। ऐसी ही मुखाकृति पोर्ट्रेट बनाने की लालसा जागृत हुई और सभी पोर्ट्रेट बनवाना शुरू किए, तो कलाकारों को भी काम मिला। पोर्ट्रेट उस व्यक्ति में कल्पनाशीलता को नहीं दिखाते, भावनात्मकता को दिखाते हैं। यदि व्यक्ति किसी का चित्र बनाया जाए, उसके भाव को हम प्रकट करते हैं, उसमें काल्पनिक विषय नहीं रखी जा सकती। इसलिए कला के लिए या कला विज्ञान पर आधारित सृजित होने लगी। घर व आसपास की साज सज्जा के प्रति आकर्षण एक बड़ा फैक्टर मध्ययुग में कलाकारों के द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया या इस ओर भी कदम बढ़ाया गया कि आसपास का परिवेश सुसज्जित हो, साफ सुथरा हो, उसमें
आकर्षण बढ़े लोगों का, देखने वाले वहां आए और सुसज्जित साफ सुथरा देख सके। यह एक आकर्षण का केंद्र बना। इस कारण से भी लोग घरों को सजाने लगे, आकृतियां लगाने लगे, पेंटिंग्स के रूप में हो, चाहे म्यूरल्स के रूप में, या दीवारों पे, तोरण द्वार में, या जहां भी। इसके साथ ही वैज्ञानिक अनुप्रयोग के अंतर्गत मध्य रेनेसां काल में देखें तो कलाकारों के मध्य वैज्ञानिक आधार पर अन्वेषण, खोज और शोध की होड़ सी लग गई। एक कॉम्पिटिटिव भाव डेवलप हो गया कि हम कौन से विषय को लेकर वैज्ञानिक शोध के आधार पर चित्रों का सृजन करें। जैसे उच्चैलो, पर्सपेक्टिव आर्ट के लिए पर्सपेक्टिव में उच्चैलो की महारत हासिल थी। पोलाइलो ब्रदर्स एनाटॉमी एंड मूवमेंट के संदर्भ में इनका नाम आता है, पोलाइलो ब्रदर्स का। ये केवल एनाटॉमी और मूवमेंट पे ही काम कर रहे थे। ऐसे साइनोरेली आपको देखें तो धार्मिक विषयों और पौराणिक विषयों के चित्रण में ऐसे दूसरे तमाम कलाकार आते हैं जो अलग अलग विषयों को लेकर के पकड़ के आगे बढ़ते हैं और सम्मिलित रूप में पुनर्जागरण कालीन कला के इस मध्य युग को समृद्धशाली बनाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, थोड़ा सा एक मैसेज पर ब्रीफ है जो सबसे बहुत बड़ा योगदान रेनेसां में देखें तो आरंभिक रूप में मैसेचो को ही जाता है श्रेय रेनेसां की कलाकृतियों का। मैसेचो का जन्म 1401 ईस्वी में और मृत्यु 1428 ईस्वी में होती है। हम देखें तो मात्र 27 वर्ष की आयु का व्यक्ति, कलाकार। आरंभिक नाम इनका तुमासो था, किंतु कला जगत में मैसेचो के नाम से ही प्रसिद्धि पाई। इनकी कलात्मक विशेषता यह थी कि यह संतुलित एवं भावपूर्ण आकृतियों का संयोजन करते थे। आकृति बड़ी आकर्षित होती थी, कंपोजिशन बड़े ही सुंदर और दर्शनीय होते थे। आकृतियों में खास बात यह थी इनकी कि ये कैनवास पे या दीवालों पे या जहां भी चित्र बनाते थे वह आकृति जीती जागती हाड़ मांस की बनी हुई लाइफ प्रतीत होती थी। अर्थात उठ के खड़ी हो जाएगी आकृति यदि उन्हें छेड़ दिया जाए तो। यह भाव उस समय मैसेचो के द्वारा कलाओं में सृजित की गई थी। इन्हें वास्तव में इटालियन कला का जनक और 15वीं सदी का श्रेष्ठ कलाकार माना जाता है। इटालियन कला के हमने जेतो डेचो और दूसरे कलाकारों की बातें की हैं, किंतु यदि मूल रूप से पुनर्जागरण का भाव सृजन यदि देखा जाए तो वह पहले मैसेचो की कृतियों में दिखता है। मैसेचो को इसलिए हम इसका जनक मानते हैं और 15वीं सदी का श्रेष्ठ कलाकार, अर्थात उस 100 वर्षों में इससे बड़ा कोई कलाकार नहीं हुआ। इनकी मुख्य कृतियों में ट्रिब्यूट मनी ब्रैची चैपल चर्च में आज भी संरक्षित है। संत एन का चित्र, एडम एंड ईव, आज एडम एंड एन उनकी आकृति है मैकलेंडर की। तो ऐसे ही कृतियां उनकी हैं। इनकी कृतियों को देखने के लिए आज भी हजारों लोग जाते हैं, किंतु हमें यह आश्चर्य होता है कि लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल सांजियो जैसे महान हस्ती उस ब्रैची चैपल चर्च जाया करते थे सिर्फ और सिर्फ मैसेचो की कलाकृतियों को देखने के लिए। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मैसेचो किस स्तर के महान कलाकार थे, क्या उनमें योग्यता थी, क्या क्षमता रही होगी, जैसे जिनकी कलाकृतियों को देखने के लिए ये तीनों के तीनों महान विभूतियां जाया करते थे। और ये तीन तो ठीक रह जाते ही थे, आगे भी 400 वर्षों तक अन्य कलाकारों का उनकी कृतियां मार्गदर्शन करती रही है। आप समझ सकते हैं कि क्या इतिहास, मतलब 400 वर्षों तक तो वो एकदम से जीवित ही रहे बेचारे, मतलब लोगों ने छेड़ा नहीं और आज भी जीवित हैं। हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, हम उनकी कृतियों को देख रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो यह मैसेचो का योगदान था मध्य पुनर्जागरण कालीन कला में। यह एक चित्र भी है, वही फ्लोरेंस से खींच के बेटे ने भेजा था मुझे, तो मैंने आपके संग रखा है। इनमें कुछ चित्र हैं, मैंने अलग अलग जानबूझ के नहीं किया कि कई चित्रों को हम इसको अलग अलग क्रॉप करके कर सकते हैं। ये खुद की खींची हुई चित्र है। एक बड़ा चरण और ऐतिहासिक कालखंड पूरे संपूर्ण कला जगत में, न केवल यूरोप में बल्कि संपूर्ण विश्व में कलाओं में श्रेष्ठ अवधि यदि मानी जाती है तो 16वीं सदी की कला, उच्च पुनर्जागरण कालीन कला को। यह इटली तो कोई बात ही नहीं, संपूर्ण यूरोप में प्रसिद्धि पाती रही, साथ ही
संपूर्ण विश्व में इसकी एक अलग पहचान है, इसकी अलग धाक है, अलग छाप है और आगे भी सदियों तक यह जारी रहेगा। इस शब्द के हम जैसा कि जानते हैं 3 कलाकारों के नाम सर्वोपरि आते हैं और तीनों ही श्रेष्ठतम, विश्व के श्रेष्ठतम कलाकारों में से हैं। कोई उसमें से 19 या 20 नहीं है। यदि लियोनार्डो दा विंची को 20 माना जाए तो कहा जा सकता है कि वो 20 है, अदरवाइज माइकल एंजेलो और राफेल भी उनसे कम नहीं थे। लियोनार्डो पे बात करते हैं थोड़े हम। और लियोनार्डो फ्लोरेंस के जन्मजात कलाकार थे। 1452 ईस्वी में इनकी जन्म होती है और 1519 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। इन पर डिटेल्स और आपको मिलेंगे पुस्तकों में, बाकी जगहों पे। अब तो ब्रीफ में ही आपके समक्ष रख रहे हैं। 17 वर्ष की आयु में इन्हें मिलान शहर के वोरेशियो की चित्रशाला में कला शिक्षा के लिए भेजा गया था। आप समझ सकते हो उस समय भी, हम तो आगे बढ़ाएंगे आपको, 9 वर्ष और 13 वर्ष में भी कला शिक्षा के लिए चले गए हैं कलाकार, और ये तो 17 वर्ष में जा रहे हैं। तो कला की शिक्षा के लिए भेजा रहता था। स्कूल डेवलप तो हो ही चुका था उस समय, मतलब हम 16वीं सदी की बात कर रहे हैं। उनकी व्यक्तिगत चित्रशाला ही रही हो, लेकिन वहां शिक्षा दी जा रही थी। तो लियोनार्डो विंची को वहां कलाकार वोरेशियो की चित्रशाला में भेजा गया। वास्तव में वोरेशियो एक चित्रकार थे उस समय और वह एक शिक्षक के रूप में स्थापित थे। अपना जैसे आज बहुत सारे कोचिंग सेंटर चलते हैं ना, उसी टाइप के उनके भी कोचिंग सेंटर रहे होंगे। हो सकता है फीस ना लेते रहे हों, किंतु शिक्षक के रूप में स्थापित थे। आपको बड़ा अद्भुत लगेगा कि लियोनार्डो दा विंची के काम इतने अच्छे थे, उन्होंने बहुत ही जल्दी सारी चित्रकारिता के गुण सीख लिए थे। और सीख ही नहीं लिया था, गुरु वोरेशियो से बहुत ही आगे चले गए थे चित्रकला में। और गुरु ने क्या किया, फिर चित्रण कार्य छोड़ दिया था वोरेशियो ने, और वो अपनी मूर्तिकला की तरफ ध्यान लगा दिया कि अब तुम ही चित्रकारिता करो भैया, तुम रखो, हमारे वश की नहीं है। ये साइंस, ये भाव कहाँ मिलता है? ऐसे ही कलाकार जेतो शिमाबू से भी आगे बढ़ जाते थे। ऐसे कई और कलाकार हुए हैं। तो वोरेशियो मूर्तिकला की तरफ गए, किंतु लियोनार्डो दा विंची ने उनका भी पीछा किया मूर्तिकला के क्षेत्र में, और मूर्तिकला में भी वह सिद्धहस्त होते हैं। आपको यह भी पता होगा लियोनार्डो दा विंची केवल एक चित्रकार या मूर्तिकार नहीं थे, उतने ही प्रसिद्ध और बड़े डॉक्टर थे, उतने ही प्रसिद्ध और बड़े इंजीनियर थे, वैज्ञानिक थे, सैनिक थे, नाविक थे, और न जाने कितनी शिल्प कलाओं के ज्ञाता थे। और उन सब में विशेषज्ञता हासिल थी, न कि प्रोवर्ब जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, बल्कि वो मास्टर ऑफ ऑल थे। इवन मास्टर भी उनके लिए कहना छोटा शब्द होगा, उन सब से कहीं ज्यादा जानते थे वो। इतिहासकार बसारी कहते हैं कि यदि मानवता के इतिहास में किसी व्यक्ति ने निजी तौर पर यदि योगदान दिया है तो वो लियोनार्डो दा विंची है। इतना योग्य व्यक्ति, अद्वितीय व्यक्ति वह लियोनार्डो दा विंची थे। वो हर क्षेत्र में एक्सपर्ट थे, विशेषज्ञ थे, और इसलिए उन्हें वंडर्स ऑफ द एज के रूप में भी जाना जाता है। उनकी कृतियों में लास्ट सपर, मोनालिसा, वर्जिन व चाइल्ड ये सब म्यूनिख में रखी हुई है। एडोरेशन ऑफ मेजी यूफ्सी शहर में है। मोनालिसा आपको पता है कि फ्लोरेंस के लुब्र संग्रहालय में रखा हुआ है। और ये मोनालिसा की ओरिजिनल पेंटिंग की डायरेक्ट फोटो जो अभी पिछले महीने ही आई मेरे पास, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनके डिस्क्रिप्शंस भी लिखे हुए हैं। और ये देखिए कितना विशाल, मतलब कितना छोटा सा, आज के हमारे सामने जो आते हैं तो प्रिंट रूप में थोड़े डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, किंतु यह चित्र है ओरिजिनल वहाँ की। और ये लास्ट सपर का फिगर, लास्ट सपर की कथाओं, उसके बारे में आप सभी जानते हैं। मोनालिसा की कहानी, यदि मोनालिसा की कहानी पर चर्चा की जाए तो 1 घंटे की क्लास उस पर ही हो सकता है, ऐसे ही लास्ट सपर पे। तो हम आगे बढ़ते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी चर्चा के बाद। नेक्स्ट हम माइकल एंजेलो पर चर्चा करते हैं। इन ब्रीफ, माइकल एंजेलो का नाम हम सभी जानते हैं। कला इतिहास में उनका भी बड़ा योगदान रहा है एक मूर्तिकार के रूप में। फ्लोरेंस के पास एक गांव में 1474 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1564 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। आवाजें आ रही ना? यस सर। हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक, ओके, थैंक यू। 13 वर्ष की आयु में इन्हें गार्डन स्कूल ऑफ स्कल्पचर में कला की शिक्षा के लिए भेजा गया। अर्थात शुरू से एंजेलो का रुझान मूर्ति शिल्प की तरफ था, और अभी तो 17 वर्ष में वो गए थे सीखने वहां,
ये 13 वर्ष में ही पहुंच गए। अब देखिए कितना अंतर होता है। उस समय 13 वर्ष में समझ सकते हैं। आज के बच्चे तो चलो कंप्यूटर युगीन है और मोबाइल के साथ ही पैदा होते हैं, तो उनकी तो बहुत सारी हो सकते हैं, लेकिन उस जमाने में 13 वर्ष में क्या बच्चे खेलते होंगे, क्या समझते होंगे, किंतु उन्हें स्कूल ऑफ गार्डन में शिक्षा के लिए भेजा गया। इन्हें स्कल्प्टर हु पेंटेड के नाम से भी जाना जाता है। एक स्कल्प्टर मूर्तिकार थे किंतु उन्होंने बड़े ही अच्छे सुंदर चित्र बनाए हैं और इसलिए उन्हें स्कल्प्टर हु पेंटेड के रूप में संबोधित किया जाता है। उनकी कलाकृतियों में पिएटा, स्लीपिंग क्यूपिड, एडम एंड ईव, क्यूपिड आदि बहुत ही आकर्षक कृतियां हैं। रियलिस्टिक स्टाइल की संगमरमर में इनकी कृतियों की तुलना आज भी संभव नहीं है। जो उन्होंने उस समय किया था लगभग 500 वर्ष पहले और मोर देन, तो वह कृतियां आज भी संभव नहीं है, जबकि इतने सारी टेक्निक्स सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है माइकल एंजेलो कब्रिस्तान से शवों को निकाल लाते थे स्टडी करने के लिए। इतना जुनून, एक लगन, और ये चीज हुआ करती थी, तो स्टडी करते थे मसल्स की, और इसलिए उनकी कृतियों में मानव में पुरुषों तो छोड़िए नारी आकृतियों में भी मसल्स दिखते हैं, मांसपेशियों का उभार देखा जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात उनकी थी। उनकी सफल और पहली प्रशस्ति दिलाने वाली कृति पिएटा के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे ये आकृतियां हैं आप देख रहे हैं, यह बेसिकली संगमरमर में बनी हुई है। मां मरियम की गोद में ईशा के शरीर है और उसमें दया और ममता के, करुणा के भाव को कठोर संगमरमर में, पाषाण में प्रवाहित करने का प्रयास एंजेलो ने किया है। माइकल एंजेलो को इस कृति ने वास्तव में अमृत प्रदान कर दिया था। ये कृति आज भी उतनी ही आकर्षक है। इसके बहुत सारे फॉर्म मिलते हैं, कभी सेरामिक में मिल जाएंगे, चित्रों के संग संग दूसरे माध्यमों में और भी रिपीट होते रहते हैं। इनकी कलाकृतियां ये बनते रहते हैं, फॉर्मेट के रूप में एक है। तो ये माइकल एंजेलो थे। उनके साथ ही हम एक और महान कलाकार राफेल सांजियो की बात करते हैं। यद्यपि ये मूलतः इटली के नहीं थे, अम्ब्रिया के रहने वाले थे, किंतु इटालियन आर्ट में जब भी हम पढ़ते हैं तो बिना इनके इटालियन आर्ट पूर्ण नहीं होती है। 1483 से 1520 आप आयु की गणना कर सकते हैं, मात्र 27 वर्ष, जैसे मैसेच्यू 28 वर्ष, लगभग 27-28 वर्ष, वैसे ही इनकी भी आयु रही और इन्हें डिवाइन पेंटर का उपनाम दिया गया था। डिवाइन पेंटर से इन्हें लोग संबोधित करते थे, राफेल सांजियो को। इनके कार्यों में डिस्पेनेटा, स्कूल ऑफ एथेंस आदि उल्लेखनीय है। इनकी कलाकृतियां मात्र इतनी ही देख लीजिए आप, 20 वर्ष की अवधि की रही कार्यों की सृजनात्मकता का समय, किंतु इनको भी 3 खंडों में बांटकर हम अध्ययन करते हैं। राफेल बहुत सारे कृतियों का निर्माण किए थे, बड़ी बड़ी ऊंची आकृतियां भी बनाई थी। इनके 3 पीरियड आम्ब्रियन पीरियड के रूप में माना जाता है, जो 1500 से 1504 ईस्वी तक का रहा। जब वो आम्ब्रिया में थे, वहां पे जो सृजनात्मकता कार्य किया, चित्रों को बनाया, सृजित किया, उसको हम इस पीरियड के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। दूसरा 1504 से 1508 ईस्वी, यह फ्लोरेंटाइन पीरियड है, जब वो फ्लोरेंस में रह रहे थे। फ्लोरेंस में उन्होंने रहकर जो चित्र बनाए, वो उसका पीरियड इसके तरफ मानते हैं। फिर वो रोम में रहने लगे थे 1508 से 1520, और इस अवधि के उनके द्वारा निर्मित चित्रों को इसके अंतर्गत रखा जाता है, और यहीं पर उनकी मृत्यु भी हो जाती है 1520 ईस्वी में। तो ये राफेल सांजियो। इनके अलावा और भी कई कलाकार, ऐसा नहीं है 3-4 कलाकार ही यहाँ थे, सैकड़ों की संख्या में कलाकारों ने इस संपूर्ण रिनेसां अवधि को समृद्धिशाली बनाया। सभी ने अपनी अपनी आहुतियां दी, अपना योगदान दिया और इस संपूर्ण अवधि को कला इतिहास में श्रेष्ठता प्रदान की। उनमें से नाम आता है, एक नाम टिशिया का है, टिंटर भी है, और भी बहुत सारे काम है, मैं तो टिशिया का ले रहा हूँ, जो वेनिस के रहने वाले थे। 1480 में इनका जन्म था और 1576 लंबी आयु के थे। अब आप सोचिए, ये 9 वर्ष में ही जिमान वैली के चित्रशाला में शिक्षा के लिए चले गए थे। जिमान वैली एक चित्रकार थे, उनकी चित्रशाला में यह स्टडी के लिए, शिक्षण प्राप्त करने के लिए, प्रशिक्षण के लिए, चित्र के प्रशिक्षण के लिए पहुंच गए थे। और वास्तविक कला शैली में यह अद्वितीय कलाकार माने जाते हैं टिशिया। टिशिया की न्यूड फिगर बहुत ही आकर्षक
कोमल स्निग्ध अंगों से बनी हुई प्रतीत होती हैं। उन आकृतियों को यदि आप देखें तो आपको लगेगा कि कैनवास पर कोई आकृति लेटी हुई सी है, और हम यदि छू दें या कोई आहट पा जाए तो वो आकृति उठ बैठेगी। ऐसी भावों को समेटकर टिशिया ने बहुत सारी कृतियों का निर्माण किया, इसलिए उनका भी नाम इस कला श्रेणी में आता है। इसके बाद रेनेसां के काल में और देखते हैं तो जॉन कॉन्स्टेबल, विलियम टर्नर ऐसे कलाकार भी आते हैं जो अभी हमने इस मोनालिसा के पेंटिंग्स में पोर्ट्रेट के अलावा प्रकृति चित्रण दिख रहा है बैकग्राउंड में। आपने अभी तक लैंडस्केप पेंटिंग नहीं सुनी होगी, अर्थात इसके बाद हाई रेनेसां में आकर ही लैंडस्केप पेंटिंग आरंभ होता है। अर्थात इससे पहले लैंडस्केपिंग का अपना कोई अस्तित्व नहीं था। ठीक वैसे जब अभी थोड़ी देर पहले हमने डोनाटिलो का नाम लिया था, तो डोनाटिलो को पहला स्कल्प्टर माना जाता है जिसने मूर्ति कला को वास्तुकला से अलग एक अस्तित्व प्रदान किया था, एक स्वतंत्र शाखा। इससे पहले मूर्तियां वास्तुकला की अंग हुआ करती थी, अर्थात भवनों का पार्ट एंड पार्सल, जिसे अलग नहीं कह सकता था। किंतु वह डोनाटिलो ही थे जिन्होंने मूर्तिकला को एक शैली, एक अलग पहचान दिलाई स्वतंत्र रूप में। ऐसे ही यह लैंडस्केप स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आता है, तो वह नाम, उसके संदर्भ में नाम हम लेते हैं जॉन कॉन्स्टेबल और विलियम टर्नर को, और हम पहुंच जाते हैं ब्रिटेन। इससे पहले ब्रिटेन का नाम, यूनाइटेड किंगडम का नाम, लंदन का नाम कला के क्षेत्र में नहीं आता है। इटली तक ही रह जाता है, फ्रांस रह जाता है, स्पेन रह जाते हैं, कुछ हद तक बारोक रोकोको में जर्मनी जाते हैं और कुछ जगहों पे जाते हैं, लेकिन ब्रिटेन नहीं पहुंचते हैं। किंतु लैंडस्केप पेंटिंग्स विलियम टर्नर, जॉन कॉन्स्टेबल के नाम से हम ब्रिटेन की कला का श्रीगणेश होता है। एक तरह से ऐसा नहीं कि कला वहां नहीं थी, लेकिन उस स्तर की, उस ख्याति प्राप्त करने योग्य नहीं रही होगी। जब रेनेसां की बात खत्म होती है तो थोड़ा सा परिवर्तन कलाओं में फिर से आता है और एक शैली डेवलप होती है, एंड दैट इज कॉल्ड बारोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स या बारोक स्टाइल्स ऑफ आर्ट। ऐसा नहीं कि केवल पेंटिंग्स की रचना हुई है, बल्कि बारोक भी पेंटिंग्स कम बने हैं, और जो बने भी हैं तो उन्हें हम नाटकीय रूप में मानते हैं। ऐसा उसके चित्रों को, उसके भावों को, विषयों को देखने से स्पष्ट होता है। बारोक कला पुनर्जागरण के बाद यूरोप में बारोक कला विकसित होती है। यह अतिशय साज सज्जा की कला मानी जाती है, जिसमें आकृतियों को नाटकीय ढंग से चित्रित किया जाता है, भ्रामक चित्रकारिता की जाती है, आकृतियों के पात्र गुत्थम गुत्थ रूप में रहते हैं। इससे बाह्य सजावट की कला मानी जाती है, और इनके कलाकार मूल रूप से पीटर पॉल रूबेंस, लॉरेंजो वर्ननी, विल स्क्वीज, रेम्ब्रांड आदि थे। अब देखें इनकी कृतियां कैसी। बारोक शब्द ही का मीनिंग है अतिशय साज सज्जा, जहां साज सज्जा की अधिकता हो। एक लिमिट तक तो ठीक है, शास्त्रीय कला के ठीक विपरीत यह है, साज सज्जा शास्त्रीय कला में मान्य नहीं है, किंतु यहां साज सज्जा में अतिशय हो गया। और एक बड़ी बात कि इनकी आकृतियां नाटकीय होती थी। किसी एक पात्र को इधर से हटा दे इसमें से तो पूरा महल ढिलमड़ा जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, ऐसा लगता था। पात्र को हटाया नहीं जा सकता था। गुत्थम गुत्थ आकृतियां का तात्पर्य यह है कि एक प्रकार से एक दूसरे से चिपके हुए, घुले मिले से, हम उसे अलग ही नहीं कर सकते उस फिगर को। वो अलग कर दिया तो सब्जेक्ट खत्म। और क्या, भ्रामक चित्रकारी, अर्थात ट्रिक पेंटिंग। ट्रिक फोटोग्राफी भी आपने सुना होगा, वैसे ही ट्रिक पेंटिंग हुआ करती थी। और ऐसा क्यों होती थी? तो दर्शकों में चर्च के प्रति फिर से आस्था बढ़े, विश्वास बढ़े, ऐसे भ्रामक चित्रकारी की जाती थी। छत न हो, इवन खुली आकाश हो, स्वर्ग के मार्ग खुलते हो, ऐसा चित्रों में प्रकट करने का प्रयास किया जाता था। आपने देखा, तभी मैंने चित्र दिखाया था जिसमें ऊपर की छतों तक जा रही है पेंटिंग्स, तो वो ऐसे ही चित्र उसमें करते थे। और ये वास्तुकला थी और एक्सटीरियर डेकोरेशंस के रूप में जाना जाता है। ये मूल रूप से वास्तुकला थी, कुछ जगहों पे चित्र भी हुई, मूर्ति बनी, मूर्ति पर चित्रकारिता भी हो गई। तो ये तीनों ही कला सम्मिलित रूप से एक साथ प्रकट होती कई जगह देती है, जिनमें से हम चित्र, मूर्ति, वास्तु को अलग नहीं कर सकते। अर्थात वो एक पिलर है तो मूर्ति के रूप में, और उस पर पेंटिंग की गई है,
तो सब एक साथ मिल गए। ऐसे तोरण द्वार, चौक चौराहों में फव्वारे लगाना, गेट बनाने, स्तंभ बनाने, पिलर्स बनाने या मेहराब गठित करने, ये सारे चीज बारोक कला की थी। इसलिए हम इसे अति से साज सज्जा की कला तो कहते ही, साथ में इन्हें एक्सटीरियर डेकोरेशन, बाह्य साज सज्जा की कला करते हैं। पार्क बनना, ये सब सारी कलाएं इस अवध में डेवलप हुई और बारोक शैली को हम इसीलिए याद करते हैं, नाम लेते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट इसी का छोटा भाई है रोकोको कला। छोटा भाई इन द सेंस कि छोटा लघु रूप में यह भी साज सज्जा की कला है। यह 18वीं सदी की कला है। लगभग 100 वर्षों का इतिहास इसका भी चलता है। अब आप समझ सकते हैं कि छोटी मोटी विषय नहीं ही रहा, ये भी छोटा मोटा विषय, और इस कला का भी अपना एक रोल रहा। रोकोको आरंभ हुई तो इसे तिरस्कृत कला के रूप में माना गया, इसे कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन बाद में यही एक नाम इसकी प्रशस्ति का बन गया। कभी कभी हम बचपन में कोई नाम रख देते हैं। आज ही एक व्यक्ति से चर्चा हो रही थी तो उसका नाम था शैतान सिंह। आज के जमाने में भी शैतान सिंह, तो बचपन में उसका नहीं किसी ने कहना शुरू कर दिया, वही नाम उसका पॉपुलर हो गया। उसके पिताजी बड़े गर्व से कहते मैं तो शैतान का बाप हूं। तो ये जो चीज है वो बुरा नाम ही होते तो आगे जाके डेवलप हो जाते हैं और वही स्थायी रह जाते हैं। ऐसा ही रोकोको और बारक के संदर्भ में है, जो बाद में उसी नाम से प्रचलित हुई और आज ख्याति पाती है। यह 18वीं सदी की कला शैली भी साज सज्जा की कला रही है, किंतु यह मूल रूप से खिलौने, आभूषणों, दर्पण तथा तक सीमित रही। चीनी मिट्टी के बर्तनों में देख सकते हैं, या बच्चों के खिलौने में सीमित आंतरिक साज सज्जा की कला रही है। यह आंतरिक साज सज्जा की छोटे छोटे रूप में, आप देख सकते हैं एक टेबल पे ये डिजाइन्स हैं, ये रोकोको शैली है। और इसके संदर्भ में एक बड़ी मनोरंजक घटना है लुई 14वें के। जैसे आप माइकल एंजेलो में सिस्टीन चैपल में जो उन्होंने पेंटिंग की, उसके संदर्भ में एक घटना है कि माइकल एंजेलो को दूसरे लोगों को राजा ने बुलाया और कहा कि हमको इस चित्र को छत पे बनाना है। तो उन्होंने द्वेषपूर्ण तरीके के रूप में माइकल एंजेलो का नाम सुझा दिया, यह जानते हुए कि वह चित्र नहीं बनाते हैं, वो मूर्तिकार है। किंतु माइकल एंजेलो फंस गए थे, उन्होंने स्वीकार किया और 5 वर्ष तक मचान पर रहकर सिस्टीन चैपल के छत पर 1000 स्क्वायर फीट में चित्र बनाए। और अक्सर वो बड़बड़ाई करते थे, यह मेरा काम नहीं है, मैं यहाँ बेकार में आके फंस गया हूँ, ऐसा बोलते थे। अब समझ से 5 वर्षों में जो काम किया उन्होंने, वह आज आश्चर्यजनक कलाकृति में मानी जाती है। ऐसे ही एक कथा रोकोको के संग जुड़ती है। लुई 14वें के पौत्र की भावी पत्नी तथा बरगंडी के ड्यूक के पुत्र के विवाह के लिए एक भवन बनाने की लुई की योजना बनी। लुई 14 ने ऐसा आग्रह किया कलाकारों से कि भवन बन रहा है, इसकी साज सज्जा आप लोग देख लीजिए। तो कलाकारों ने बहुत सारे पौराणिक कथाओं को सुनाया, ये किया वो किया, बताया कि ये देवी देवताओं के ऐसे चित्र बने। उन्होंने कहा नहीं, पसंद नहीं आया उन्होंने। फिर कलाकारों ने कहा, बात तो शायद कुछ लोग ऐसे गए कि नहीं भाई ये चित्र नहीं, बच्चों के हिसाब से यह सही नहीं है। 13 वर्ष का बालक था और उसके लिए उपयुक्त नहीं है, बाल विवाह वहां चल रहा था ऐसा मतलब। तो उन लोगों ने सजेस्ट किया कि नहीं, यहाँ तो हिरन, ब्याल, कबूतर, तितली, मयूर, ऐसे तोते, मछली, ऐसे चित्रों को रखा जाए जो बच्चों को पसंद आए। यही किया गया। तो आप देख लीजिए, बड़े रूप से सीधे छोटे रूप पे आ गए। लिहाजा हुआ एक लघु और आंतरिक साज सज्जा की कला उसी भवन से स्टार्ट होती है, शुरू होती है, जिसका लंबा इतिहास 100 वर्ष तक चलता है। इसके कलाकार के रूप में हम सारदी, बातो, बूशे और टाइपोलो का नाम लेते हैं। इनके ऊपर अलग से विस्तृत चर्चा आप लोग देख सकते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अंतिम चरण में, ज्यादा नहीं है, आधुनिक कला की बात करते हैं। तो आधुनिक कला हम सभी जानते हैं कि रोकोको के बाद एक नया युग आता है फिर से, और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, शाश्वत है, चलता ही रहेगा। ऐसे ही यह आधुनिक कला का दौर आ जाता है, एक युग शुरू होता है कला में वास्तविकतावाद की समाप्ति का। अब वास्तविक चित्रों का चलन खत्म हो जाता है, ट्रेंड समाप्त हो जाता है, इसलिए कि वास्तविक चित्रों के लिए फोटोग्राफ्स आ जाते हैं, कैमरा डेवलप हो जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट से ही बाद में कलर भी आ जाता है। तो अब उन चित्रों को बनाने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट मॉडल की फोटोग्राफ्स बनाई जा सकती है, चाहे न्यूड ही क्यों ना हो, और उतनी हुबहू तो आप कलाकार कर नहीं सकता उतने कम समय में। तो इन चीजों को लेकर के उस युग में परिवर्तन आया, और ये हुआ कि ये तो विज्ञान की बात है, सीधे कॉपी करने की क्या जरूरत, कुछ इनोवेशन होना चाहिए, और भावनात्मकता कहाँ है इसमें। इसलिए कलाकारों की स्वतंत्रता, इतनी स्वतंत्रता हुई कि फिर से हम
रोकोको के बाद जाते हैं न्यू क्लासिज्म में। न्यू क्लासिज्म के बाद रोमांटिसिज्म आता है। रोमांटिसिज्म के बाद इज्म का एक दौर, एक चलन, एक ट्रेंड लगभग 150-200 वर्षों का चलता है। कुछ इज्म की आयु मात्र 15 से 20 वर्ष रही है। कुछ इज्म कुछ 2-4 कलाकारों तक ही सिमट कर रह गई है, लेकिन उस इज्म की चर्चा हम करते हैं, उस पर बात करते हैं। हमारी एक क्लास इज्म पर है, इसलिए मैंने यहाँ उन इज्म के बारे में कोई चर्चा नहीं रखी है। इज्म तक हमने रोकोको तक ही रखा है, और उसके बाद थोड़ा आधुनिक कला पर एक समापन हम लेते हैं, इसलिए रिवाइज या रिव्यू डाल लेते हैं कि ये आधुनिक कला है जिसमें स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र अवधारणा, बल्कि स्वतंत्र शब्द रेनेसां में आरंभ में शुरू हुआ था, वो स्वतंत्रता की बात थी। अब यहाँ स्वच्छंदता की बात है। हम कुछ भी करें, हम कुछ भी चित्र बनाएं। कुछ कलाकारों को आपने जाना होगा कि एक पर्टिकुलर धर्म संप्रदाय के देवी देवताओं के विरोध में चित्र बना करके ख्याति को प्राप्त किया है। क्या कभी उन्होंने अपने धर्म संप्रदाय के देवी देवताओं या ऐसी विभूतियों पर कोई चित्र बनाया? इस तरीके से नहीं बनाया। यह सोचना होता है, यह सोचना चाहिए हमें। तो इसे कहते हैं हम स्वच्छंदता। बिल्कुल कोई नियंत्रण नहीं, निरंकुशता। ऐसे चित्रों का सृजन समाज पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, इसको नहीं सोचना। स्वांतः सुखाय की बात शास्त्रों में भी की गई है, लेकिन उस स्वांतः सुखाय में हमने समाज को नहीं छोड़ा, हमने देवत्व को नहीं छोड़ा, परम तत्व को नहीं छोड़ा। हमारी अवधारणा, हमारा परिदृश्य अलग था, किंतु कुछ कलाकारों ने इसी को एक रास्ता बनाया और ख्याति के शिखर पर पहुंचे। बहुत सारे अवार्ड्स भी लिए, पेंटिंग्स बिकी भी, नाम भी हुआ, वैसे होते हैं। तो ऐसे कुछ चीजों को हमको छोड़ना चाहिए। क्रिएटिविटी आवश्यक है, मॉडर्निटी भी आवश्यक है, किंतु इतना भी मॉडर्न नहीं होना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं। ऐसी कलाकृतियां आधुनिक कला की रूप बनती हैं। और हम यहाँ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में, जहां हम समाप्त करते हैं शोध कार्य के संदर्भ में कला इतिहास। ये स्लाइड्स थोड़ा सा रोचक आप लोगों के लिए रहा होगा, कल पिछली क्लास में भी थी। कल से फिर थोड़ा सा नीरज जैसा सब्जेक्ट हमारे पास रहेगा, शोध और शोध से संदर्भित, किंतु उसकी भी आवश्यकता होती है और उसकी भी पढ़ाई हमें इस स्तर पर तो करनी ही चाहिए। कला इतिहास का ज्ञान वैश्विक स्तर पर शोध विषय चयन में सहयोग प्रदान करता है। हम इस स्तर पर हैं, विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हैं, तो विश्वविद्यालय का तात्पर्य ही होता है कि वैश्विक विषयों को चुनना, वैश्विक संदर्भ में चर्चा करना, वैश्विक संदर्भ में विचार करना, मनन और चिंतन करना, उसके समस्याओं, उसके निदान के प्रति सजगता, आकर्षण और शोध अन्वेषण को अपना विषय बनाना। शोध विषय के संदर्भ में जानकारियों को पश्चिमी कला इतिहास उपलब्ध कराता है। यदि हमें इस संदर्भ में कोई काम करते हैं तो हमें तुलनात्मक अध्ययन यदि करना होता है गुप्ता पीरियड और यूनानी ग्रीस पीरियड, यूनान की कला का, तो हमें उसके बारे में जानना आवश्यक है भारत की कला के साथ साथ। ऐसे ही रेनेसां से भारतीय रेनेसां और यूरोपियन इटालियन रेनेसां की तुलना करें तब भी हमें उसके अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी, और वह जानकारी हमें सहज कर देगा अपने कार्य को करने में। पश्चिमी कला इतिहास की समुचित जानकारियां शोध कार्य को सुगम बनाती हैं। शोध हेतु ऐतिहासिक विषयों के चयन में भी कला इतिहास का अध्ययन सहयोग करता है। ऐसे ही पश्चिमी कला इतिहास का अध्ययन हमें अनछुए पहलुओं पर भी शोध हेतु प्रेरित करता है। इन सभी के साथ हम देखते हैं कि जो टच नहीं किया गया हो, अनटच्ड सब्जेक्ट से है। हम जब अध्ययन करेंगे तब तो पता चलेगा हमें कि कौन सा सब्जेक्ट अनटच्ड है और कौन सा विषय हमारे लिए नया होगा, कौन से शोध अन्वेषण के लिए नई सृजनात्मकता लाएगी, नया डेवलपमेंट हो सकता है, या नए विकास के आयाम में हम कैसे योगदान हमारी कलाकृतियां कर सकती है, या कला संस्कृति के संरक्षण में कैसे हम अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इन सब को मिलाकर कला शोध के लिए चयन विषयों को समझने के लिए इन विषयों को समझना आवश्यक है। कल हमारी दूसरी कला शुरू होगी, दूसरा विषय शुरू होगा। आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, इस शो को, और स्लाइड्स को ऑफ करते हैं, आपके सामने आते हैं। थैंक यू सर। हम लोग दिख रहे हैं सब लोग? जी सर, थैंक यू सर। यस सर, यस सर। चलिए, अच्छा है। और कल हम लोग टॉपिक रखेंगे डॉक्यूमेंटेशन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ आर्ट। 2 टॉपिक का सम्मिलित रूप होगा हमारा कल।
इस स्लाइड क्लास के 2 पार्ट होंगे। एक पहला क्रिटिसिज्म ऑफ आर्ट, कला की समालोचना या समीक्षा या प्रशंसा, शब्द प्रशंसा कहते हैं, अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट। और दूसरा डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन हमें पता है कि प्रलेखीकरण या अभिलेखीकरण, इस पर चर्चा हम कल करेंगे। तब तक विदा लेते हैं आप सभी से। आज संख्या अच्छी है मैडम। हेलो सर। हाँ हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर आज वाली पीपीटी सर Thank you, हम लोगों को sir. मिल जाएगी? किसी का कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाह रहे हैं, उनको बोलने दे थोड़ा। क्या बोल रहे हैं? सर कह रहे हैं सर आज वाली जो पीपीटी है सर हम लोगों को मिल जाएगी? क्यों, आप कौन बोल रहे हैं? कहाँ? सर हम कैलाश कुमार बोल रहे हैं। कैलाश जी? हाँ हाँ, आज वाली क्यों, सारी मिल जाएगी। जी सर, तो सर दे दीजिए तो सर बहुत अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। नहीं नहीं, हम सारी दे देंगे, सारी आपको मैडम को उपलब्ध करा देंगे, मैडम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगी। बिल्कुल तनाव लो लीजिए इस संदर्भ में। थैंक अभी यू। तो लेकिन रिकॉर्डिंग मैडम कर रही हैं, तो रिकॉर्डिंग भी आपके पास पहुंचेगी ही। जी सर, वो थोड़ा लेट में पहुंचेगी सर, लेकिन पीपीटी मिल जाएगी तो सर थोड़ा हम पहले ही उसको। मैं पीपीटी में असल में आप लोग देख रहे होंगे, उसमें कुछ संशोधन शब्दों का है, क्योंकि मैं खुद ही करता हूँ, जी तो सर। आप समझ सकते हैं कि इसको तैयार करने में कितना समय लगता होगा, इसलिए कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह है। तो जैसे क्लास खत्म हो जाती है मैं सारा रिव्यू कर लूंगा उसको, और फिर मैं मैडम को भेज दूंगा, तो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है? क्यों मैडम? मैडम सुन रही हैं? जी सर, आप मैम को भेज देना, मैम भेज देंगी। हाँ हाँ, मैम को दे देंगे, तो आप उनसे आपके पास सबके पास पहुंच सकता है। ठीक है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। शुभ रात्रि सर। थैंक यू सर। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि सभी को। अनुज आज जुड़ गए तुम? हाँ सर, हाँ आज चलो, जुड़ अच्छा गए लगा। सर। जी सर, थैंक यू सर। आज पूनम भी जुड़ी हुई है। Yes, sir. हाँ, चलिए जी सर, मैडम को धन्यवाद दो, आप लोगों को भी जोड़ लिया उन्होंने। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। पहले से जुड़े ही रहते हैं। चलो आपका कृष्ण भी बहुत है। बहुत आभार। चलो, ओके ओके। गुड नाइट। मैडम का आभार। ठीक मैडम, गुड नाइट। Good night, sir. ओके मैडम, गुड नाइट। मिलते हैं कल 6 गुड बजे ही नाइट फिर। सर। जी सर। गुड नाइट एवरीवन।